अध्याय 251 तूफान आ रहा है। लोगों का आना 3 दिन तक जारी रहा, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। अब तक जियान चेन का नाम एक बार फिर वेक सिटी में चर्चा में आ चुका था। अब जब वह काई कबीले में रह रहा था तो उन्होंने जल्दी ही वेक सिटी में नंबर 1 कबीले के रूप में त्यानेक्सियोंग कबीले की जगह ले ली थी। आखिरकार उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक पृथ्वी संत गुरु की ताकत थी, जिसके पास कुछ महान संत गुरुओं पर नियंत्रण था। बिना किसी संदेह के यह व्यक्ति काई कबीले का संरक्षक संत था और वेक सिटी के भीतर वह एक अद्वितीय अस्तित्व था। कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसी समय जब युनली ने कुछ चीजों को व्यवस्थित कर लिया तो हर एक गली और गली कैंडल के बारे में खबरों की घोषणाओं से भर गई, जिसमें जानकारी देने वाले को इनाम के रूप में इनाम दिया गया, जिसने सभी को अवाक कर दिया। अगर किसी के पास कोई सुराग होता जिसकी पुष्टि की जा सकती थी तो उसे 10 बैंगनी सिक्के दिए जाते थे, और अगर सही व्यक्ति मिल जाता तो 100 बैंगनी सिक्कों का पुरस्कार दिया जाता। एक सोने का सिक्का 3 लोगों के परिवार को 1 महीने तक खिलाने के लिए पहले से ही काफी था। एक बैंगनी सिक्का 100 सोने के सिक्कों के बराबर था, और अगर 10 बैंगनी सिक्कों के लिए एक भी सत्यापित संकेत दिया जा सकता था तो वेक सिटी के कई निवासी और भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से लुभाए जा सकते थे। तुरंत पूरे वेक सिटी में इस पुरस्कार के कारण हंगामा मच गया। 10 बैंगनी सिक्के कई साधारण परिवारों और कमजोर भाड़े के सैनिकों के लिए एक असाधारण राशि थी। वेक सिटी के एक आलीशान रेस्तरां में कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एक मेज पर एक साथ बैठे थे। जियान चेन नाम का यह आदमी कितना घमंडी है जो हम सभी से मिलने से इनकार कर रहा है। उसने सिर्फ पृथ्वी संत मास्टर्स द्वारा कक्षा 5 के जादुई जानवरों को मारने का अवसर उठाया। ये कैसा आश्चर्यजनक है। उनमें से एक आदमी ने गुस्से से कहा। यह सही है। एक 20 वर्षीय युवा जो सौभाग्यशाली है वह बहुत घमंडी है। एक अन्य व्यक्ति ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। दोनों लोगों की बातें सुनने के बाद बैंगनी वस्त्र पहने एक और व्यक्ति ने धीरे से कहा, छोड़ो इसे। अगर कोई युवा इतना छोटा है और उसमें हमारी तरह की ताकत है तो उसे घमंडी होने का अधिकार है। उसकी प्रतिभा असाधारण है, हमें बस अपने कबीले को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे कबीले के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, और अगर वह हमारे कबीले में शामिल हो जाता है तो हमें निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। वेक सिटी में एक हवेली के अंदर कुछ अच्छे कपड़े पहने भाड़े के सैनिक एक बैठक कक्ष में एकत्र हुए। मैंने अभी सुना है कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर में से 2 जियान चेन के कब्जे में हैं। दाहे, जल्दी करो और जिया कबीले को इसकी रिपोर्ट करो। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आदेश दिया। कैप्टन, क्यों न हम राक्षस कोर खरीद लें और फिर उसे जिया कबीले को सौंप दें। इस तरह हम किसी भी भयानक मामले का सामना कर सकते हैं। एक मजबूत आदमी ने पूछा। उसके सामने बैठे कप्तान ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं चलेगा। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर, चलो इस बारे में बात नहीं करते कि हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं, लेकिन जियान चेन शायद इसे बेचना भी नहीं चाहेगा। इसके अलावा उसने जो ताकत दिखाई है वह हमसे कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब है कि वह हमारे नियंत्रण से बाहर है। अभी सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिया कबीले को इस तरह के मुनाफे की सूचना दी जाए, क्योंकि सिर्फ उनके पास ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। एक सामान्य दिखने वाले रेस्तरां में एक साधारण बोरे में लिपटा आदमी जल्दी जल्दी एक पत्र लिख रहा था। जियो शान। जैसे ही उसने चिल्लाया, लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवक तेजी से आया और पहले व्यक्ति का आदरपूर्वक अभिवादन किया। दूसरे चाचा, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? उस व्यक्ति ने युवक को पत्र सौंप दिया और गंभीरता से बोला, जियोशान, इस पत्र और अन्य प्रशिक्षुओं को आंतरिक संप्रदाय में वापस ले जाओ और इसे संप्रदाय के नेता को सौंप दो। हाँ, दूसरे अंकल। युवक ने पत्र लिया और तुरंत चला गया। युवक के कमरे से बाहर जाने के बाद उस आदमी ने एक सांस छोड़ी। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निश्चित रूप से एक बहुत ही आकर्षक वस्तु है। ये कितनी शर्म की बात है कि जियान चेन नाम का ये युवक बहुत ताकतवर है और केवल संप्रदाय का नेता ही उसे संभाल सकता है। अन्यथा अगर मुझे वह क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मिल जाता तो अर्थ सेंट मास्टर बनने की मेरी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। हवेली के अंदर जियान चेन ने निराशा में अपना हाथ हिलाते हुए एक आह भरी। जियान चेन के हाव भाव देखकर कमांडर डुओली को तुरंत एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। उन सभी को ले जाओ, उसने आदेश दिया। हाँ, बगल में खड़े सैनिकों ने जवाब दिया और तुरंत वहां घुटनों के बल बैठे लोगों को बाहर निकाला। अरे रुको, हमारा पैसा, हमारा इनाम कहाँ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें जानकारी दी है और फिर भी तुम हमें बिना इनाम दिए बाहर निकाल देते हो।
कमांडर डुओली ने जियान चेन को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द अनसुने रह गए। भाई जियान चेन, निराश मत हो। जिन लोगों को तुम ढूंढना चाहते हो वे निस्संदेह अभी भी वेक सिटी में हैं, दृढ़ निश्चयी रहो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। कमांडर डुओली, मैं पहले वापस जाऊंगा। ये कहते हुए जियान चेन तुरंत हवेली से बाहर निकल गया। पिछले कुछ दिनों से कई लोग केंडल के परिवार के ठिकाने की खबर लेकर हवेली में आए थे, लेकिन सभी ने धोखा देने की कोशिश की और बिना किसी सच्चाई के बकवास की बातें की। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और जियान चेन का मूड और भी खराब होता गया। क्या केंडल का पूरा परिवार वेक सिटी छोड़कर जा चुका है? शायद वे किसी दूसरे शहर में चले गए हों। दुर्भाग्य से तियान युआन महाद्वीप इतना विशाल है और इसमें बहुत कम जानकारी है, इसलिए ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। वहां अनाम लोगों का इतना बड़ा सागर था कि जियान चेन के लिए यह मुश्किल होगा। काय कबीले में वापस लौटने के बाद जियान चेन तुरंत छोटे से आंगन में वापस चला गया। कप्तान, भगवान के महल से सैनिक कक्षा 5 के गोल्डन फर टाइगर किंग की लाश लेकर आए हैं। अभी यह वहीं पर है। कप्तान, इसके साथ क्या करना चाहते हैं? काय एर ने किनारे से कहा। जैसे ही उसने गोल्डन फर टाइगर किंग का जिक्र सुना, जियान चेन वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। लाश की खाल उतारो और उसे मांस की रैक पर रखने से पहले उसे साफ करो। आज हमारे सभी भाई ये चख सकेंगे कि क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग का स्वाद कैसा होता है। जियान चेन के शब्दों पर काय एर का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट का मांस महान संत मास्टर स्तर के लोगों के लिए एक बड़ा वरदान था। यह न केवल किसी के संत बल को बेहतर बनाता है, बल्कि यह शरीर को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत भी बनाता है। वेक सिटी के छोटे से क्षेत्र में जबकि जादुई जानवरों की लाशें बहुत थीं, क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की लाश दुर्लभ और बहुत महंगी थी। किसी भी बाजार में एक को खरीदने के लिए हजारों सोने के सिक्के पर्याप्त नहीं होंगे, और इसलिए बहुत कम लोग जादुई जानवर के मांस का आनंद ले पाते थे। कप्तान, क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? काय एर ने अपने कानों पर विश्वास न करते हुए पूछा। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और उग्रता से बोला, ये सही है। जल्दी करो और कुछ लोगों को इसे तैयार करने के लिए कहो। आज रात हम गोल्डन फर टाइगर किंग का मांस खाएंगे। हाँ कप्तान। काय एर अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रहा था। क्लास 5 के जादुई जानवर की लाश को केवल हजारों बैंगनी सिक्कों से ही खोजा जा सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल सभी के लिए करेगा। खुश, काय एर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है, जबकि उसी समय जियान चेन के लिए उसका सम्मान आसमान छू रहा था। उस रात काय कबीले के सभी निवासियों ने बहुत खुशी मनाई। आंगन के बीच में गोल्डन फर टाइगर किंग का जलता हुआ मांस देखा जा सकता था, जबकि बहुत सारे पट्टीदार पुरुष एक दूसरे के साथ उत्साह से फुसफुसा रहे थे। कभी कभी वे अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जोर से हंस पड़ते थे। उनमें से हर एक ने अपनी आंखें गोल्डन फर टाइगर किंग के धीरे धीरे घूमते शरीर पर केंद्रित कर रखी थीं और उनके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। उस रात युनली और कमांडर डुओली को भी गोल्डन फर टाइगर किंग के मांस का आनंद लेने के लिए काय कबीले में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था। इस रात काय कबीले के लोग एक पल भी नहीं सो पाए, क्योंकि वे मांस का आनंद ले रहे थे और खून को शराब की तरह पी रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में लगभग 200 लोग खुशी से जयकार कर रहे थे और अपने चेहरों पर सुखद मुस्कान के साथ खा रहे थे। उस रात वहां मौजूद अधिकांश पुरुष नशे में धुत हो गए और सुबह 7 या 8 बजे तक वे अपने बिस्तर पर सोने के लिए वापस नहीं आए। उस रात के बीत जाने के बाद फ्लेम मर्सिनरी सदस्यों के मन में जियान चेन के लिए अब एक नए स्तर का सम्मान था। सुबह होते होते वेक सिटी में जादुई जानवर की लहर को आए कई दिन बीत चुके थे। पूरा शहर मूल रूप से सामान्य हो गया था और लोग शहर में आते जाते रहते थे। हर किसी के चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर किसी को किसी तरह की चिंता नहीं थी। जादुई जानवर की लहर का एकमात्र अवशेष दूर दूर तक खून से लथपथ जमीन और जादुई क्रिस्टल तोपों द्वारा छोड़े गए गड्ढे थे। अचानक चमकीले रंग के पुरुषों का एक समूह घोड़ों पर सवार होकर गेट से अंदर आया। समूह में एक गाड़ी थी जिसका नेतृत्व 4 वर्ग 3 जादुई जानवर कर रहे थे, जिन्हें दौड़ने के लिए ही पाला गया था। जैसे ही उनका समूह सड़कों से गुजरा, एक बड़ा बैनर हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया जिस पर जिया का प्रतीक बना हुआ था। जब वेक सिटी के गार्डों ने बैनर पर लिखा जिया चिन्ह देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया और फिर उन्होंने सैनिकों को तुरंत उनके रास्ते से हटने का आदेश दिया। जिया जिया। सवारों के समूह ने अपनी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की और इसके बजाय वेक सिटी के भीतर आगे बढ़ते गए और पीछे धूल का एक निशान छोड़ते गए।
सड़क पर कई लोग उन्हें यात्रा करते हुए देख रहे थे और आपस में चुपचाप बातें कर रहे थे। ये कौन लोग हैं जो इतने दबंग हो सकते हैं, जो अपने घोड़ों को और भी तेज चलने के लिए उकसाते हुए शहर में घुसते हैं। सैनिकों की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखा कि 4 क्लास 3 जादुई जानवर उनकी गाड़ी खींच रहे थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त कर सके। मुझे आश्चर्य है कि वे लोग कौन हैं। क्या तुमने जिया प्रतीक नहीं देखा? यह जिया कबीले के लोग हैं। इससे मैं शर्त लगाता हूं कि जिया कबीले के प्रमुख व्यक्तियों में से एक वेक सिटी में आया है। अध्याय 252 जिया कबीला। जैसे ही जिया कबीले की गाड़ी नजरों से ओझल हुई, कमांडिंग सैनिक ने दूसरे सैनिक को आवाज लगाई, जाओ और भगवान को सूचित करो, जिया कबीला वेक सिटी में आ गया है। हाँ। सिपाही आदेश पाकर तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और हवेली की ओर चल पड़ा। जिया कबीले के लोगों का समूह वेक सिटी के भीतर यात्रा करना जारी रखता था और अंत में काय कबीले के प्रांगण के सामने पहुंच जाता था। 2 युवक अपने घोड़ों से उतरकर दरवाजे तक पहुंचे। उनमें से एक ने फिर पहरेदारों को आवाज लगाई, काय कबीले के अपने नेता को तुरंत बाहर बुलाओ। यह आदमी अहंकार से बोल रहा था और उसकी आंखें सभी को नीची नजर से देख रही थीं। इस आदमी के घिनौने रवैये के बावजूद काय कबीले के पहरेदारों ने समूह को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वे अपने दिल में जानते थे कि उनके सामने गठन को देखने के बाद इस समूह का काफी प्रभाव था और इसलिए पहरेदारों में से एक ने तुरंत जवाब दिया, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं नेता को सूचित करता हूं। हालांकि युवक ने इंतजार करने की कोई योजना नहीं बनाई थी और तुरंत गेट की ओर बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह आंगन में प्रवेश कर पाता, दूसरे गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया और भावशून्यता से बोला, महाराज, हम पहले ही नेता को सूचित करने जा चुके हैं, कृपया 1 क्षण रुकें। ये सुनते ही युवक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने उसे रोकने वाले गार्ड को घूरा और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन होते हो मेरे रास्ते में आने वाले, भाग जाओ यहां से। युवक के आक्रोश से गार्ड का चेहरा बदल गया। पीछे की गाड़ी को देखकर गार्ड को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि जिया कबीला कौन था या वे किस क्षेत्र से थे, लेकिन गाड़ी पर लगे बैनरों से गार्ड को पता था कि लोगों का ये समूह ऐसा नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। आदरणीय, हमारे काय कबीले के कुछ नियम हैं। बड़ों की स्वीकृति के बिना मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता, कृपया इसे और अधिक कठिन न बनाएं। युवक ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, एक छोटा सा चौकीदार मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। युवक ने तुरंत घृणा से अपना हाथ उठाया और उस आदमी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। गार्ड ने बहुत पहले ही इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था और उसने अपने हाथ से थप्पड़ को रोक लिया। कितना दुस्साहस! जिया कबीले के खिलाफ जाने के लिए तुम जीने से थक गए हो। दूसरे युवक ने दहाड़ते हुए अपना पैर गार्ड के पेट पर पटक दिया। गार्ड दर्द से कराह उठा और उसका चेहरा लात से पीला पड़ने लगा। दोनों युवकों ने यहीं रुकने की योजना नहीं बनाई थी। एक बार फिर दोनों युवकों ने तुरंत गार्ड के सिर पर लात मारी। टकराना! गार्ड तुरंत गेट से बाहर भागा और जमीन पर लौटने लगा। उसके सिर से खून टपक रहा था और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हम एक छोटे से कबीले के एकमात्र पहरेदार ने हमारे जिया कबीले को रोकने की हिम्मत कैसे की? यह एक ऐसा अपराध है जिसे मौत भी नहीं माफ कर सकती। युवकों में से एक ने खूनी गार्ड को तिरस्कार से देखा। हमारे काय कबीले में इतनी अशांति फैलाने और हमारे एक रक्षक को मारने की हिम्मत किसने की? कायर और कुछ अन्य लोगों के आगे बढ़ने पर आंगन के भीतर से एक गुस्से भरी चीख आई। आप कौन हैं? युवकों में से एक ने कायर को घृणा से देखा। मैं कायर हूं, काय कबीले का नेता। तुम दोनों कौन हो? कायर ने व्यंग्य किया। तो आप कबीले के नेता हैं, हम जिया कबीले से हैं। युवक हंसा। जिया कबीला? तुरंत कायर का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, कौन सा जिया कबीला? कबीले के नेता, क्या आपकी आंखें अंधी हैं? क्या हमसे 1000 मील के भीतर कहीं दूसरा जिया कबीला हो सकता है? युवक ने अहंकार से कहा। जब वे यह बात कर रहे थे तो कायर के साथ मोर्चे पर आए लोगों ने अचानक हवा में लहराते बैनर देखे और वे तुरंत इस दृश्य को देखकर गंभीर हो गए। कायर ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, तो आप जिया कबीले से हैं, मैं कितना असभ्य हूं। अगर जिया कबीला 1 हफ्ते पहले काय कबीले के पास आता तो कायर निश्चित रूप से बेहद सम्मानपूर्ण होता। इस समय वह अब उनसे डरता नहीं था क्योंकि आज का काय कबीला अब पहले वाला काय कबीला नहीं था। कबीले के नेता, जल्दी से हमारे युवा स्वामी को अपना सम्मान दें। युवक ने व्यंग्य किया।
ये सुनकर कायर ने गाड़ी की ओर देखा और अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, काय कबीले के कायर सम्मानपूर्वक जिया कबीले के युवा स्वामी का अभिवादन करते हैं। आपके युवा स्वामी का हमारे काय कबीले से क्या प्रयोजन हो सकता है? ये देखकर कि कायर कितना लापरवाह था, गाड़ी के पहरेदारों ने उसे संकुचित आंखों से देखा। अपने स्वामी के प्रति कायर की उदासीनता के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कायर, मैंने सुना है कि आपके काय कबीले में जियान चेन नाम का एक युवक है, क्या ये सच है? गाड़ी के अंदर से एक युवक बोला। ये सही है। कायर ने इनकार नहीं किया। जाओ और जियान चेन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। युवक बोला। ये सुनकर कायर की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह इस आदेश पर गुस्सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अभी जियान चेन उसका नेता था और वह भी एक शक्तिशाली नेता। हालांकि काय कबीले के पास काफी ताकत थी, लेकिन कायर को विश्वास नहीं था कि जियान चेन की रहस्यमय पहचान काय कबीले से कमजोर थी। इसलिए जब गाड़ी के भीतर मौजूद युवक ने उससे जियान चेन को बुलाने के लिए कहा, तो कायर इससे असंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। कायर की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाए जब उसने कहा, लॉर्ड जिया, मैं कप्तान जियान चेन को रिपोर्ट करने जाऊंगा, लेकिन वह आपसे मिलने का फैसला करता है या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। शर्मनाक! कितनी निर्लजता है! जब कायर ने बात की तो गाड़ी की रखवाली कर रहे लोग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। हमारे युवा स्वामी की पहचान ऐसी है कि वेक सिटी के शहर के स्वामी को भी इसका सम्मान करना चाहिए। ये जियान चेन एकमात्र भाड़े का सिपाही है जो हमारे युवा स्वामी से बिल्कुल अलग है। उसे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तुरंत यहां आने दो। एक महत्वपूर्ण घास का पत्ता जिया कबीले के युवा स्वामी को इंतजार करवाने की हिम्मत कैसे करेगा? कितना दुस्साहस है! इस जियान चेन को तुरंत बुलाओ और हमारा समय बर्बाद मत करो। अगर यह और जारी रहा तो तुम हमारे क्रोध का शिकार हो सकते हो। एक अन्य घुड़सवार गुस्से में चिल्लाया। इन आक्रोशपूर्ण चीखों से कायर का चेहरा काला पड़ने लगा। जाओ और कुछ लोगों को बुलाकर जियान चेन को बाहर लाओ, युवा सरदार ने अंदर से आवाज दी। हाँ महाराज। तुरंत कुछ लोग अपने घोड़ों से उतरकर प्रांगण में चले गए। रुको, ये काय कबीले का क्षेत्र है, कबीले के नेता की अनुमति के बिना कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। इस समय आंगन के भीतर से एक तेज आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो सभी ने डुओकांग, चारकास और किंगफेंग को धीरे धीरे गेट की ओर चलते देखा। अध्याय 253 युद्ध कौशल की शक्ति। 3 महान संत गुरुओं में से एक डुओकांग ने तुरंत हंसते हुए कहा, जिया कबीले के युवा स्वामी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हमने पहले ही कप्तान जियान चेन को सूचित कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से शहर में ऐसे लोग होंगे जो हमारे जिया कबीले को इंतजार करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेंगे। अंकल लियू, इन लोगों को सिखाएं कि स्वर्ग और धरती में कितना अंतर है। रथ के भीतर बैठे युवक ने आदेश दिया। क्लास 2 मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठे लोगों में से एक ने अपनी आंखों को खतरनाक तरीके से चमकाते हुए अपनी सवारी से छलांग लगा दी। हवा में ही वह 10 मीटर की दूरी पर उड़कर कायर के पास पहुंचा और उसके सिर पर जोरदार लात मारी। कायर ने अपने हाथों में सेंट फोर्स को संघनित करने से पहले उपहास किया और फिर उस आदमी की प्रत्येक किक का जवाब अपने सेंट फोर्स से उन्नत हाथों से दिया। बैंग बैंग बैंग! एक दबी हुई आवाज के बाद कायर और अधेड़ उम्र के आदमी ने एक दूसरे पर कई वार किए, इससे पहले कि वह आदमी आखिरकार जमीन पर गिर गया। कायर के पैर थोड़े पीछे हट गए क्योंकि उसके हाथ लाल होने लगे थे। दूसरी ओर अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी पहले की तरह शांत था। वे दोनों महान संत मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे। अंतर यह था कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले से ही शीर्ष महान संत मास्टर क्षेत्र में था, जो कायर के स्तर से काफी अधिक था। जब अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर उतरा तो वह हंसा, तुम कितने तुच्छ हो। हमारे जिया कबीले को अपने काय कबीले के बराबर रखने की हिम्मत करना। आज वह दिन होगा जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुरंत उसके दाहिने हाथ में एक नीले रंग का सेंट फोर्स बनना शुरू हुआ और फिर एक लंबा और पतला नीला चाबुक बन गया। चौकस लोगों को वे चाबुक की सतह पर पानी की तरह चमकती लहरें देख पाएंगे। जल विशेषता संत बल। आदमी के हाथों में लंबा चाबुक देखकर चारों महान संत गुरु चौंक गए। वेक सिटी में विशेषता वाला संत बल अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन इस आदमी के पास अप्रत्याशित रूप से जल संत बल था। आदमी ने चाबुक लहराया और उसे हवा में वापस आने दिया, जिससे एक तीखी पा ध्वनि निकली और फिर वह सीधे कायर की ओर उड़ गया। जिस क्षण चाबुक कायर की ओर उड़ा, चाबुक से निकलने वाली नीली रोशनी तुरंत फैल गई और देखने वाले सभी लोग भ्रमित हो गए क्योंकि इसने चाबुक के पथ के प्रक्षेपवक्र को छिपा दिया।
एक शिखर महान संत मास्टर के खिलाफ कायर ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की और इसलिए उन्होंने तुरंत चाबुक के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपना स्वयं का संत हथियार निकाला। कोड़ा अस्वाभाविक रूप से नर्म था और इसलिए जैसे ही दोनों हथियार टकराए, कोड़ा सांप की तरह तलवार के चारों ओर लिपट गया और फिर तना हुआ हो गया। अपने संत हथियार के नियंत्रण में परिवर्तन को महसूस करते हुए कायर ने तुरंत एक बड़ी चीख मारी, क्योंकि संत बल की एक लहर उसकी तलवार से बाहर निकली और चाबुक चलाने वाले पर गिर पड़ी। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना चाबुक खींचते हुए उपहास किया। चाबुक तुरंत नर्म रूप से कठोर स्टील में बदल गया, जिसने कायर की तलवार को हवा में ही रोक दिया। अपनी तलवार को खींचते हुए कायर दुर्भाग्यवश अपनी तलवार को हिलाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी तलवार के चारों ओर एक अचल चाबुक लगा हुआ था। अपने संत हथियार को घुमाने या हिलाने में असमर्थ होने के कारण कायर को ऐसी स्थिति में मजबूर होना पड़ा जहां वह कुछ भी नहीं कर सका। जिया कबीले कितने क्रूर हैं। डुओकांग ने बगल से उपहास किया और तुरंत अपने संत हथियार के साथ चाबुक पर झपट्टा मारा। अधेड़ उम्र के आदमी ने तिरस्कार में व्यंग्य किया और फिर एक सरल हाथ के इशारे से अपना चाबुक वापस ले लिया। एक पल में चाबुक उस जगह से उड़ गया जहां डुओकांग नीचे झुका हुआ था। इस बार उस आदमी ने डुओकांग की तलवार का फायदा उठाकर उस पर चाबुक नहीं घुमाया। इसके बजाय चाबुक स्टील का एक बहुत ही मजबूत हथियार बन गया और डुओकांग की तलवार के पार्श्व भाग से टकराया। क्लैंग। धातु से धातु टकराने की आवाज के बाद डुओकांग की तलवार तुरंत दूर गिर गई। यहां तक कि उस पर अचानक किया गया हमला भी चाबुक की वजह से तुरंत बेअसर हो गया था। डुओकांग के चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई और फिर उसने चारकास और किनफेन की ओर देखा। वह काफी ताकतवर है, आओ मदद करो। जिया कबीले के इस व्यक्ति के पास पानी की विशेषता वाला सेंट फोर्स होने के साथ साथ एक महान संत मास्टर होने के कारण उसकी ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना डुओकांग अकेले कर सकता था। किनफेंग और चाकस ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही उस आदमी पर हमला करने के लिए अपने अपने सेंट वेपन्स निकाल लिए। चाकस का सेंट वेपन एक तलवार थी जो बहुत बड़ी थी। हर वार के साथ एक बड़ी कान चीरने वाली आवाज सुनी जा सकती थी। किनफेन का हथियार 3 मीटर लंबा भाला था जो हवा में घूमते समय सफेद रोशनी की एक लकीर छोड़ता था। इसकी हरकतें एक कुंडलित ड्रैगन और साथ ही एक वाइपर की तरह थीं, अप्रत्याशित। हर वार के साथ इसका रास्ता बदल जाता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ताकत बहुत मजबूत थी और इसलिए 3 महान संत मास्टर्स के खिलाफ भी वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। चाबुक इतना लचीला था और वह एक विशेषज्ञ था। उसकी चाबुक कौशल महारत के शिखर पर थी। चाबुक नर्म और लचीला होने में सक्षम था, फिर भी एक ही समय में कठोर धातु जितना मजबूत हो सकता था जिसका बचाव नहीं किया जा सकता था। तीनों महान संत गुरुओं के कोड़े और संत शस्त्रों के बीच लगातार टकराव जारी रहा और पूरे प्रांगण में युद्ध की ध्वनि गूंजने लगी। काय कबीले के भीतर फ्लेम मर्सिनरी के अधिक से अधिक सदस्य धीरे धीरे सामने आए ताकि यह सुन सके कि आवाज क्या थी। जिस क्षण उन्होंने देखा कि डुओकांग और अन्य महान संत मास्टर्स लड़ रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने संत हथियार निकाले और लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस समय 2 छायादार आकृतियां फ्लेम मर्सिनरीज को पीछे छोड़कर दूसरे महान संत मास्टर्स की ओर बढ़ीं। उन दोनों ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत डुओकांग और अन्य लोगों के साथ मिलकर जिया कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से लड़ाई की। आखिरकार उन्हें लड़ते हुए देखने का मतलब था कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि काय कबीले में इतने सारे विशेषज्ञ छिपे होंगे। 5 महान संत गुरु, ये वास्तव में वेक सिटी के भीतर एक मजबूत ताकत है। जिया कबीले के युवा स्वामी ने धीरे से कहा, मेरे प्रभु, आप ये जानते होंगे, लेकिन हमारे सामने 5 महान संत गुरुओं में से प्रत्येक ने एक बार अपने स्वयं के मजबूत भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व किया था। एक बार जब जियान चेन प्रकट हुआ तो उनमें से प्रत्येक ने अपने भाड़े के सैनिकों के समूहों को भंग कर दिया और फ्लेम भाड़े के सैनिकों के साथ एक हो गए। इसके अलावा इस फ्लेम भाड़े के सैनिकों का नेता जियान चेन है। मैंने ये भी सुना है कि काय कबीले और डोहरे कबीले भी फ्लेम भाड़े के सैनिकों के साथ शामिल हो गए हैं। एक युवक ने गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा। ओह, क्या ये सही है? हाँ, ऐसा लगता है कि जियान चेन नाम का व्यक्ति काफी जटिल व्यक्ति है। मैंने सुना है कि वह केवल 20 साल का है। इतनी ताकत वाला एक युवा निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ। रथ के भीतर बैठा युवा स्वामी हंसा। काय प्रांगण में जिया कबीले का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अब दबाव महसूस कर रहा था क्योंकि वह 5 महान संत गुरुओं के विरुद्ध लड़ रहा था। उसका चेहरा अब बहुत गंभीर था। वह अब पहले जैसा शांत और संयमित व्यक्ति नहीं रहा। शीर्ष स्तर की ताकत वाले जल गुणित शिखर महान संत गुरु होने के बावजूद 5 महान संत गुरुओं के विरुद्ध लड़ना अभी भी बहुत कठिन था।
3 मध्यम महान संत गुरुओं और 2 बमुश्किल शिखर महान संत गुरुओं के साथ यह उसे अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय देने के लिए पर्याप्त था। कायर एक तरफ खड़ा होकर युद्ध को जारी देखता रहा। इन 5 महान संत गुरुओं को एक दूसरे से लड़ने का अनुभव था, इसलिए वे समन्वय के साथ सहजता से लड़ने में सक्षम थे। हालांकि अगर वह लड़ाई में शामिल होता तो वह समूह की समझ और उनके लड़ने के तरीके को तोड़ देता। 6 लोग कुछ समय तक लड़ते रहे, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी एक असुविधाजनक स्थिति में फंस गया। फिर उसी समय अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी और वह दहाड़ने लगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा युद्ध कौशल कितना खतरनाक है। जलधारा। उसके चारों ओर उसके जल संत बल की एक मजबूत मात्रा तुरंत बह गई और उसका चाबुक पागलपन से घूमने लगा। उसके चारों ओर कई नीले रंग के चाबुक बने और 5 महान संत गुरुओं की ओर उड़ने से पहले आकाश को भर दिया। डुओकांग और बाकी चारों ने गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उनके अंदर की सेंट फोर्स उनके शरीर के बाहर बनने के लिए बाहर निकल गई। तुरंत पानी की धारा 5 की सुरक्षा में घुस गई, जबकि उनकी सेंट फोर्स संपर्क में आने पर हिंसक रूप से धड़क रही थी। अच्छी बात यह थी कि युद्ध कौशल की ताकत के बावजूद ग्रेट सेंट मास्टर की सुरक्षा इससे बचाव के लिए पर्याप्त थी। पहाड़ उठाने वाली धारा। आदमी ने एक बार फिर चिल्लाया और उसके हाथ में चाबुक एक बार फिर लहराया और फिर डुओकांग और अन्य लोगों पर एक सांप की तरह टूट पड़ा। 5 लोग बिल्कुल भी नहीं डरे और एक साथ चाबुक पर प्रहार करने लगे। पहले तो चाबुक छोटा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक वह एक विशाल पर्वत के आकार का हो गया। जिस क्षण 5 महान संत गुरु के संत शस्त्र उससे टकराए, उनकी भुजाओं में एक जोरदार कंपन हुआ और वे इतने सुन्न हो गए कि उन्हें लगा कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। उनके संत शस्त्र जमीन पर गिरने से खुद को नहीं रोक पाए और वे सभी कुछ कदम पीछे गिर गए। कोड़ा जरा भी नहीं डगमगाया और उन सभी की छाती पर जोरदार प्रहार किया। पापा। जोरदार आवाज के बाद डुओकांग और बाकी चारों की शर्त तुरंत नष्ट हो गई। खून हवा में उड़ गया और उनके भारी शरीर उसके साथ उड़कर 5 मीटर दूर जमीन पर गिर गए। फिर बड़ी मुश्किल से हर व्यक्ति ने जमीन से वापस रेंगने की कोशिश की। पहले तो 5 महान संत गुरुओं की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन इस युद्ध कौशल से स्थिति बदल गई। इससे यह देखा जा सकता था कि युद्ध कौशल की शक्ति वाकई भयानक थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया जो नीचे गिरे हुए थे। मुझे अपना युद्ध कौशल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लिए आपको अपनी इस उपलब्धि पर मरते दम तक गर्व होना चाहिए। आज मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना कोड़ा उठाया और चाबुक चलाने ही वाला था कि एक और आवाज ने उसे तुरंत पुकारा। रुको। आवाज इतनी गुस्से से भरी थी कि वह लगभग दहाड़ने जैसी थी। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ को रोक नहीं पाया और फिर मुड़ा तो देखा कि एक 20 साल का युवक सस्ता सफेद लबादा पहने हुए था। उसके बाल सिर्फ कंधों तक ही पहुंच रहे थे और कपड़े इतने साधारण दिखने के बावजूद वह युवक खुद काफी सुंदर था। उसकी त्वचा भेड़ के ऊन की तरह सफेद थी, जिससे यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह त्वचा का रंग, जो किसी भी महिला को ईर्ष्यालु बना सकता है, वास्तव में एक पुरुष का था। उसके नाजुक चेहरे की विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती थीं। यह इस हद तक था कि लोगों को संदेह था कि उसका चेहरा दुनिया की सभी लड़कियों का हत्यारा है। जियान चेन ने अपने जन्म से ही अज़ूलित तलवार कानून की साधना की थी और इसलिए व्यावहारिक रूप से उसके शरीर के भीतर की हर कोशिका मजबूत हो गई थी। उसने कभी भी अपने शरीर को बदलने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय प्रकृति को अपने तरीके से चलने दिया। इसलिए चाहे वह उसका शरीर हो या उसका रूप, अज़ूलित तलवार कानून ही इसका कारण था। शुरू से ही इसने उसे पूरी तरह से विकसित किया था ताकि उसका रूप भी सुंदर दिखने लगे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित करना और उसे मजबूत बनाना जारी रखा, जिससे उसका रूप भी उसी तरह दिखने लगा। आप कौन हैं? जिया कबीले के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सख्ती से पूछा और उसने जियान चेन को तीखी नजर से देखा। जियान चेन के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, जियान चेन। उसने अपनी आंखों में झलकती हत्या की तीव्र मंशा को नहीं छिपाया। अध्याय 254 जिया कबीले को भड़काना। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने जियान चेन को परखने के लिए उसकी तरफ देखा। तो तुम जियान चेन हो? ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं, तुम 25 साल से ज्यादा उम्र के नहीं दिखते। जियान चेन ने जमीन पर पड़े 5 घायल महान संत मास्टरों को देखा और फिर एक गहरे भाव के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ा। जिया कबीले के लोगों, वास्तव में आपको मुझसे क्या मतलब था? जियान चेन के रवैये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहों को सिकोड़ दिया और फिर उसने कहा, जियान चेन, हमारे जिया कबीले के युवा स्वामी तुम्हें देखना चाहते थे, जल्दी करो और युवा स्वामी को नमस्कार करो।
इस समय गाड़ी के दरवाजे खुले और एक महंगे कपड़े पहने युवक धीरे धीरे गाड़ी के अंदर से नीचे आया। युवक दुबला पतला था और उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। उसका रूप रंग बहुत शानदार था और वह खुद भी काफी सुंदर था। उसके हाथ में एक महंगा पंखा था जिसे वह बड़ी ही खूबसूरती से पंखा झलते हुए देख सकता था। मेरे नाथ, मेरे नाथ। डॉट। ये युवक स्पष्ट रूप से जिया कबीले में उच्च पद पर था। जिस क्षण उसने अपना चेहरा दिखाया, वहां मौजूद हर एक गार्ड ने तुरंत अपना सम्मान व्यक्त किया। बिना किसी और तरफ देखे वह युवक आंगन में चला गया और पीछे से कुछ मजबूत दिखने वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं और वे उस जगह को घूर रहे थे ताकि अपने सामने खड़े युवा को किसी भी खतरे से बचा सके। युवक की नजर जियान चेन पर पड़ी और जियान चेन के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो तुम जियान चेन हो। तुम अप्रत्याशित रूप से काफी सुंदर दिख रहे हो। जियान चेन ने अपने आसपास के लोगों को देखने से पहले जिया कबीले के युवा स्वामी को एक पल के लिए देखा। वह उनकी ताकत को अपने आप पहचान सकता था। 3 महान संत मास्टर्स, 5 पीक सेंट मास्टर्स और पानी के संत बलपीक ग्रेट सेंट मास्टर जो 5 महान संत मास्टर्स से लड़ सकते थे। ये निश्चित रूप से शक्ति की एक बहुत मजबूत ताकत थी जिसका वेक सिटी में आसानी से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। जियान चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, भगवान जिया, अपने आने का उद्देश्य बताइए। हंसते हुए युवा स्वामी ने कहा, तो तुम एक ऐसे आदमी हो जो मुद्दे पर आते हो। अच्छा, मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा और सीधे समस्या पर आऊंगा। इसके साथ युवा स्वामी ने एक पल के लिए बोलना बंद कर दिया और फिर गंभीर भाव से बोलना शुरू किया। जियान चेन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हैं। मैं आज तुमसे वे 2 मॉन्स्टर कोर खरीदने आया हूं। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं राक्षस कोर नहीं बेच रहा हूं। जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। युवा स्वामी ने पहले ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था और आगे कहा, जियान चेन, अगर आप उन्हें अपने पास रखेंगे तो वे क्लास 5 मॉन्स्टर कोर आपके लिए मुसीबत ही बनेंगे। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और एक भाड़े के कप्तान के रूप में भी आपके अधीन महान संत मास्टर मॉन्स्टर कोर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर भी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर लेने के लिए आकर्षित होगा। अगर वे कोशिश करते हैं तो आपके पास उन्हें रोकने की क्षमता नहीं होगी। इसलिए उन्हें मुझे बेचना आपके हित में होगा। इस तरह न केवल आप अच्छी रकम कमाएंगे बल्कि आपकी एक समस्या भी कम हो जाएगी। माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं मॉन्स्टर को नहीं बेच रहा हूं। इस दोहराव के साथ जियान चेन की आवाज और भी ठंडी हो गई। युवा स्वामी की आंखें एक पल के लिए जम गईं, फिर मुस्कुराया, जियान चेन, मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए 3 दिन देता हूं। तीसरे दिन मैं वापस आऊंगा। बेशक उस समय में भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम इसे हमारी अच्छी इच्छा के खिलाफ उकसावे के रूप में लेंगे और उसके बाद तुम परिणामों से अवगत हो जाओगे। ये कहते हुए जिया कबीले के युवा स्वामी ने जाने के लिए मुड़कर देखा। युवा स्वामी को जाते देख जियान चेन की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं और फिर वह चिल्लाया, रुको। युवा स्वामी ने मुस्कुराते हुए जियान चेन को देखा और कहा, क्या हुआ, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? जियान चेन ने अपने बगल में खड़े 5 घायल लोगों को देखा और फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम में से बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम पीछे ही रहोगे। ये सुनकर युवा स्वामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। जियान चेन, इसका क्या मतलब है? युवा स्वामी ने पहले ही जियान चेन के बुरे इरादे को भांप लिया था, जिसका चेहरा लगातार काला होता जा रहा था। वेक सिटी में कभी भी ऐसा कोई नहीं हुआ था जिसने जिया कबीले के अधिकार को भड़काने की हिम्मत की हो। जियान चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, तुम सच में इस इलाके को अपना पिछवाड़ा मानते हो? तुम जब चाहो आते हो और जब चाहो चले जाते हो। मेरे आदमियों को घायल करने के बाद आज जाने के बारे में सोचना भी मत। पापा। स्वामी के हाथ में रखा पंखा अचानक बंद हो गया और उनका पहले जैसा शांत व्यवहार खत्म हो गया। धृष्टता, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, जियान चेन। युवा स्वामी के शब्द अनसुने रह गए, क्योंकि जियान चेन उस व्यक्ति को खतरनाक तरीके से घूरता रहा जिसने उसके 5 महान संत गुरुओं को घायल कर दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे मजे से देखा और वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ये सुनने के बावजूद कि जियान चेन की ताकत काफी मजबूत थी, जियान चेन अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए वह इतना मजबूत नहीं हो सकता था। साथ ही अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने जियान चेन को अपनी नजर में बिल्कुल भी नहीं रखा था। जियान चेन, क्या तुम मुझे सजा देना चाहते हो?
लेकिन तुम ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हो? वह आदमी तिरस्कार से मुस्कुराया। मृत्यु। तुरंत जियान चेन के चेहरे पर हत्या की तीव्र भावना भर गई। जब बात उन लोगों की आई जिन्होंने उसके साथ सबसे पहले अन्याय किया, तो जियान चेन को कोई दया नहीं आई। अगर वह उस समय नहीं आता, तो 5 महान संत गुरुओं को और भी गंभीर घाव लग जाते। फिर भी सभी ज्वाला भाड़े के सैनिकों के सामने उसे बाकी सभी के सामने अडिग रहना पड़ा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इससे उसके नेतृत्व पर असर पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके ज्वाला भाड़े के सैनिकों को कमजोर नहीं माना जाता था, फिर भी ऐसे लोग थे जो उसे पछाड़ने पर आमादा थे। जियान चेन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अधेड़ उम्र के आदमी और युवा राजा दोनों गुस्से में चिल्लाए। उनके चेहरे देखने में बदसूरत हो गए क्योंकि वे जियान चेन को मारने के इरादे से देख रहे थे। जियान चेन के शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे जिया कबीले का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। युवा स्वामी के लिए ऐसी स्थिति बर्दाश्त करना असहनीय था। उस समय फ्लेम मर्सिनरीज के हर एक सदस्य ने जियान चेन की ओर देखा। उनमें से कई ने गुप्त रूप से इस तरीके को मंजूरी दी थी और उसके शब्दों से प्रभावित भी हुए थे। कई भाड़े के सैनिक पहले डुओकान के समूह के अधीन थे, इसलिए सतह पर समूह और डुओकान के बीच कुछ उतार चढ़ाव रहे थे। वे अपने समय के अंत तक सबसे अच्छे दोस्त थे। वे भाइयों के बीच भाई थे, अन्यथा वे उसके साथ फ्लेम मर्सिनरीज में नहीं जाते। डुओकान के घायल होने के कारण वे अपने दिलों में आक्रोश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार वापस लड़ने की उनकी सारी उम्मीदें जियान चेन के कंधों पर टिकी थीं। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से हंसा और फिर अपने हाथों को अपनी छाती पर रख लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, जियान चेन। तुम में वाकई हिम्मत है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे शब्द कुछ ऐसे हैं जिन्हें कहना काफी मुश्किल है। सावधान रहो, अब तुम खुद पर कलंक मत लगाओ। इसलिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपना काम करो, मुझे देखने दो कि ये अफवाहें कितनी सच हैं। अंकल लियू, ऐसा लगता है कि अब हमें जियान चेन से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सच है, युवा स्वामी। इसका मतलब है कि अब हम अच्छी रकम बचा सकते हैं। अंकल लियू नाम के व्यक्ति ने हंसना शुरू कर दिया। नीले रंग का चाबुक एक बार फिर उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह अपनी कलाई के एक झटके से हवा में उछलता, एक भयंकर चटकने वाली आवाज के साथ। जियान चेन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। पानी के सेंट फोर्स विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के बावजूद उसे अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। एक लहराती हरकत के साथ जियान चेन की आकृति तुरंत गायब हो गई और खुद की एक धुंधली प्रेत छवि पीछे छोड़ गई। वह जल्दी से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर उड़ गया और साथ ही साथ अपनी हल्की हवा की तलवार निकालकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के गले पर वार किया। हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इतनी तेजी से उड़ी कि जब तक वह व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार उसके गले से 1 फुट की दूरी तक पहुंच चुकी थी। फ्लेम मर्चेनरीज के भीतर अपने भाइयों की खातिर ये जीत स्पष्ट होनी थी, इसलिए जियान चेन ने पहले की तुलना में अधिक शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। वह कितना तेज है। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया क्योंकि उसका मजाकिया अंदाज जल्द ही गंभीर हो गया। जल्दी ही उसे एहसास हो गया था कि जियान चेन से निपटना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। अधेड़ उम्र का आदमी पीछे की ओर तेजी से बढ़ा और उसने अपना चाबुक इस तरह लहराया कि वह किसी सांप की तरह जियान चेन की ओर उड़ गया। हवा में ही वह हल्की हवा की तलवार के चारों ओर लिपट गया और उस पर वार करने के लिए उड़ गया। उसने हल्की पवन तलवार की गति को कम करके आंका था। जैसे ही कोड़ा तलवार के चारों ओर लपेटने वाला था, हल्की पवन तलवार की गति तुरंत कई गुना बढ़ गई और तुरंत तेज उड़ गई। इतनी तेज तलवार के सामने अधेड़ उम्र का आदमी समय रहते खुद को चकमा देने या बचाने में सक्षम नहीं था। इसलिए अंत में हल्की हवा की तलवार ने भयानक गति से उस आदमी के गले में छेद कर दिया। हालांकि उस आदमी के पास पानी की शक्ति थी जो उसे कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्रदान करती थी, लेकिन जियान चेन के लिए ये लाभ बिल्कुल भी लाभ नहीं था। भले ही उस आदमी के पास युद्ध कौशल था, लेकिन इसका उपयोग करने का समय नहीं था। अधेड़ उम्र का आदमी अविश्वास से जियान चेन को घूर रहा था। अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह तलवार को चकमा देने में पूरी तरह से असमर्थ था। चाचा लियू। युवा स्वामी का चेहरा ढीला पड़ गया क्योंकि वह अविश्वास में देख रहा था। उसे अपने चाचा की ताकत का अच्छा अंदाजा था और कबीले में चाचा लियू तीसरे स्थान पर थे। एक अर्थ सेंट मास्टर के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके चाचा लियू से लड़ सके और जीत सके। इसके बावजूद जियान चेन उसे एक ही वार में मार सकता था। इस तरह का नतीजा वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युवा स्वामी की रक्षा करो।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या के बाद जिया कबीले के सभी रक्षक तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने जल्दी से युवा स्वामी को पकड़ लिया और जियान चेन पर कड़ी नजर रखते हुए काई कबीले से पीछे हट गए और सावधानी बरती कि कहीं जियान चेन फिर से हमला न कर दे। मैंने पहले भी कहा है, यह क्षेत्र जिया कबीले का आंगन नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते और अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। पुरुषों, उन्हें घेर लो, जियान चेन ने आदेश दिया। हाँ कप्तान। फ्लेम मर्केनरीज के भाइयों ने तुरंत आदेश का पालन किया और जिया कबीले को बाहर जाने से रोकने के लिए गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी। जियान चेन, तुम क्या कर रहे हो? जिया कबीले के युवा सरदार ने झूठी बहादुरी दिखाते हुए दहाड़ते हुए कहा। जियान चेन की ताकत के प्रदर्शन ने युवा सरदार के दिल में बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया था। अध्याय 255 शक्ति। लॉर्ड जिया, आप कितने बेशर्म हैं। मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि आप इस इलाके से सुरक्षित निकल सकते हैं? जियान चेन के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। तुमने पहले ही अंकल लियू को मार दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? युवा राजा ने अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ अपने चारों ओर खड़े 100 आदमियों को देखा। मेरे पिता जिया कबीले के प्रतिनिधि हैं, जियान चेन, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा जिया कबीला तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं डर रहा हूं? तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था, अगर मैं जिया कबीले के लोगों को मारने के लिए तैयार हूं तो मैं तुम्हारे जिया कबीले को नाराज करने से नहीं डरता। जियान चेन जिया कबीले की ताकत से बिल्कुल भी नहीं डरता था और इसलिए उसके शब्द सहजता से बोले गए। तुम। युवा स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दिल में बहुत पश्चाताप था। अगर उसे पता होता कि जियान चेन से निपटना इतना मुश्किल होगा तो वह पहले ही आने की हिम्मत नहीं करता। इस समय कायर जियान चेन के पास पहुंची। कैप्टन, जिया कबीला बहुत शक्तिशाली है और यह कबीले के नेता का बेटा है। अगर वह यहां मर गया तो जिया कबीला पागल हो जाएगा। क्या जिया कबीला वास्तव में इतना मजबूत है? जियान चेन ने पूछा। यह एकमात्र सवाल था जो उसके लिए मायने रखता था। कायर ने एक बार फिर कहा, जिया कबीले में 10 महान संत गुरु हैं और कबीले के नेता के बारे में अफवाह है कि उसने पृथ्वी संत गुरु बनने के लिए एक सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास अपने जल संत बल के साथ साथ कुछ मजबूत युद्ध कौशल पर भी महारत है। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। युवा स्वामी के अहंकारी हाव भाव और शब्दों से उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जिया कबीले को एक पृथ्वी संत मास्टर का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां कितने पृथ्वी संत मास्टर थे। जियान चेन ने युवा स्वामी की ओर देखा। युवा स्वामी, क्या आप वास्तव में इस जगह से सुरक्षित रूप से निकलना चाहते हैं? हालांकि जियान चेन के शब्दों से पता चलता था कि वह जिया कबीले को जाने देने के लिए तैयार था, लेकिन उसका रवैया अभी भी अडिग था, जिससे युवा स्वामी भ्रमित हो गया। अगर उसे फिर से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र को जीवित नहीं छोड़ पाएगा। चाचा लियू के एक ही वार में मारे जाने के बाद जिया कबीले के युवा स्वामी को समझ में आ गया कि जियान चेन की ताकत उसके लिए जिया कबीले से डरने के लिए पर्याप्त थी। जियान चेन, हमारा जिया कबीला अब क्लास 5 मॉन्स्टर को नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि मैं यहां से सुरक्षित निकल जाऊं। हम इसके लिए तुम्हें एक बड़ी रकम भी देंगे। युवा स्वामी की आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। हालांकि वह एक कुलीन था, उसने एक सुरक्षित जीवन जिया था और हर कोई उसे लगातार सुरक्षा देता था। उसके पास वह वीर भावना नहीं थी जो भाड़े के सैनिकों में बार बार जीवन और मृत्यु की स्थितियों का अनुभव करने के बाद होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके लिए शांत रहना आसान नहीं था। एक शैतानी मुस्कान प्रकट करते हुए जियान चेन ने युवा स्वामी की कमर पर लगे स्पेस बेल्ट को घूरते हुए कहा, युवा स्वामी, यदि आप वास्तव में इस प्रांगण से सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो अपना स्पेस बेल्ट मुझे सौंप दें। उस मांग से युवा स्वामी का चेहरा बहुत बदल गया। उसके स्पेस बेल्ट में मौजूद सभी वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति थीं और इसलिए वह उन्हें देने के लिए अनिच्छुक था। शांत रहने की कोशिश करते हुए युवा स्वामी ने अपने होंठ काटे और कहा, ठीक है जियान चेन, मैं अपना स्पेस बेल्ट तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वचन पर खरे उतरोगे और मुझे शांति से जाने दोगे। स्वाभाविक रूप से जियान चेन हंसा। इसके बाद युवा राजा ने अनिच्छा से अपना स्पेस बेल्ट छोड़ दिया और मांग की, मैं चाचा लियू की लाश को अपने साथ ले जाऊंगा। जियान चेन ने एक और शब्द नहीं कहा और चाचा लियू की कमर के चारों ओर बंधे स्पेस बेल्ट को अपने हाथ में ले लिया और शरीर को जिया कबीले के लोगों की ओर फेंक दिया। तुरंत ही 2 सुरक्षाकर्मियों ने शव को सावधानीपूर्वक पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे आंगन से बाहर ले गए। जब जिया कबीला पीछे हटा तो कोई हिचकिचाहट नहीं थी।
प्रांगण में फ्लेम मर्सिनरीज के हर सदस्य ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जियान चेन को देखा। जियान चेन की इस हरकत ने सभी का दिल जीत लिया था। कायर और अन्य 5 महान संत गुरु जियान चेन के पास आए और गंभीरता से बोले, कप्तान, अब ये कहा जा सकता है कि हमने जिया कबीले को नाराज कर दिया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे वे चुपचाप स्वीकार कर लें, ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। कप्तान, चूंकि हमने जिया कबीले को नाराज कर दिया है, तो हम उन्हें पीछे रहने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकते? अब जबकि हमने उन्हें नाराज कर दिया है, तो हमें उन सभी को मार देना चाहिए था, जिससे उनके कबीले में महान संत मास्टर्स की संख्या कम हो जाती और उनकी समग्र शक्ति कमजोर हो जाती। चाकस ने असमंजस में पूछा। बिल्कुल नहीं। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने उनके एक विशेषज्ञ को मार दिया है, लेकिन जिया कबीला अब मेरी ताकत को जरूर समझेगा। अगर वे मेरी जान लेने आए तो जिया कबीला भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। मेरा मानना है कि जिया कबीला मेरा परीक्षण करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने की कोशिश करेगा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो, ताकि अगर वह व्यक्ति मर भी जाए तो उन्हें ज्यादा नुकसान न हो और उन्हें तैयारी के लिए ज्यादा समय भी मिले। हालांकि ये बेटा काफी अलग है। नेता के बेटे के रूप में कबीले के भीतर उसकी स्थिति काफी अनोखी है। अगर मैं उसे मार देता हूं तो मुझे डर है कि जिया कबीला तियानिक्सियों कबीले का दूसरा रूप बन जाएगा और तुरंत ही हमसे निपटने के लिए अपने पूरे कबीले को जुटा लेगा। हालांकि मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन हमारे भाई घायल हैं, इसलिए टकराव से बचना ही हमारे हित में है। कप्तान बहुत बुद्धिमान है। 6 महान संत गुरुओं ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ पैसे निकाले। यहाँ 5000 बैंगनी सिक्के हैं। कायर, ये पैसे ले लो और जाकर अपना इलाज करो। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई पूरी तरह से ठीक हो जाए, और अगर कोई पैसा बच जाए तो उसे बाकी सभी के साथ बांट दें। गेट के बाहर क्लास 2 मैजिकल बीस्ट्स पर सवार 20 नीले वस्त्रधारी आदमी तेजी से वेक सिटी में घुसे। उनका नेतृत्व करने वाला एक महंगे दिखने वाले क्लास 3 मैजिकल बीस्ट्स पर बैठा था और ताकत में कोई कमी नहीं दिख रही थी। इस प्रकार की संरचना में बहुत सारे लोग थे और साथ ही जादुई जानवर भी थे, जिन्हें न तो कारवां और न ही भाड़े के सैनिक रख सकते थे। जैसे ही वे वेक सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जिया कबीले की भव्य दिखने वाली गाड़ी एक साथ बाहर आ गई। सभी गार्ड नीचे देख रहे थे और क्लास 2 के जादुई जानवरों में से एक के ऊपर एक शव था जिससे लगातार खून बह रहा था। जिया कबीले के रथ को देखते ही नीले वस्त्रधारी लोग रुक गए। मुझे नहीं लगता था कि जिया कबीला हमें यहां पहले हरा देगा, ऐसा लगता है कि हम बहुत देर से आए हैं। क्लास 3 मैजिकल बीस्ट के शीर्ष पर नेता ने खुद से कहा। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। ये कैसे हो सकता है? क्या वेक सिटी के पास इतना शक्तिशाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हो सकता है जो लियू झेन को मार सके? वह आदमी सदमे में हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर, यह जिया कबीले का रथ है। मुझे नहीं लगा कि वे इतनी जल्दी यहां आ जाएंगे। मैं केवल यह मान सकता हूं कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर पहले ही उनके द्वारा खरीदे जा चुके हैं। एक दुबले पतले आदमी ने बगल से कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जादुई जानवर पर पड़े मृत शरीर को देखते हुए बिना एक भी शब्द बोले अपना सिर हिलाया। अध्याय 256 स्वर्गीय पुष्प संप्रदाय। जिया कबीले को दूर से जाते देख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, चलो शहर में चले। 20 आदमी पहरेदारों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। शहर के किसी भी पहरेदार ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जादुई जानवरों को देखकर उन्हें पता था कि ये लोग ताकतवर हैं। इसलिए बिना किसी और रुकावट के समूह शहर में प्रवेश कर गया। क्लास 3 मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठा आदमी समूह को सड़कों पर ले गया। अपने चारों ओर देखते हुए फिर वह अपने पीछे के समूह की ओर देखने लगा। शिष्य झांग। गुरुजी। तुरंत ही जादुई जानवर पर सवार लोगों में से एक व्यक्ति उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझसे क्या चाहिए? शिष्य झांग, जाओ और कुछ लोगों को साथ लेकर देखो कि जिया कबीले का क्या हुआ। श्रेणी 3 जादुई जानवर पर बैठा आदमी गंभीर भाव से बोला। हाँ गुरुजी। बिना कोई सवाल किए शिष्य ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाया और कुछ जानकारी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आइए हम शिष्य झांग के लौटने तक थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उस व्यक्ति ने अपनी सवारी को सड़क के किनारे रोका और अपने समूह के बाकी लोगों से बात की। हम शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, बाकी वर्दीधारी लोग बोले। उसके बाद दर्जन भर आदमी और जादुई जानवर सड़क के किनारे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। सड़क पर कई राहगीरों ने अपने सिर घुमाकर उनके समूह को उत्सुकता से देखा।
जल्दी ही जानकारी खोजने के लिए गए लोगों का समूह वापस आ गया। शिष्य झांग नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास आया और बोला, गुरुजी, हमें कुछ जानकारी मिली है। 1 घंटे से भी कम समय पहले जिया कबीला वेक सिटी में पहुंचा और तुरंत काय कबीले के परिसर की ओर भागा, लेकिन वे जल्द ही चले गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, काय कबीले? तो यह वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी। गुरुजी, क्या हमें काय कबीले में जाना चाहिए? शिष्य झांग ने पूछा। हालांकि वह कदकाठी में एक कठोर व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन वह अपने विचारों में बहुत सावधान था। अधेड़ उम्र के आदमी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। चलो, अभी के लिए रहने के लिए कोई सराय खोजते हैं। गुरुजी, तो क्या हम सचमुच काय कबीले में नहीं जा रहे हैं? पीछे से एक आवाज उलझन में सुनाई दी। स्थिति बिल्कुल अलग है। चलो पहले एक सराय ढूंढते हैं। ये कहकर अधेड़ उम्र का आदमी अपनी जादुई जानवर वाली सवारी पर सवार होकर चला गया। एक भव्य दिखने वाले कमरे में, जिसके दरवाजे बंद थे, एक और अधेड़ उम्र का आदमी और लगभग उसी उम्र के 2 अन्य लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक ने नीली वर्दी पहन रखी थी और उसके बाल उसके चेहरे को लगभग ढक रहे थे। दूसरा एक बहुत ही मोटा आदमी था, जिसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी नंगी बाहें उसकी वर्दी से दिख रही थीं। गुरुजी, आपने हमें यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया है? नीली वर्दी वाले व्यक्ति ने पूछा। अगर लियू झेंग भी उनके द्वारा मारा गया तो ये काय कबीला काफी जटिल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के नेता द्वारा हमें दिया गया मिशन पूरा करना काफी मुश्किल होगा। गुरुजी, रास्ते में मैंने इस जियान चेन के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनी। अफवाहें कहती हैं कि उसने 2 अग्नि प्रधान पृथ्वी संत गुरुओं के साथ मिलकर 3 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को मार डाला। अगर वह श्रेणी 5 जादुई जानवर से लड़ने में सक्षम था, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि जिया कबीले के लियू झेंग को सबसे ज्यादा संभावना जियान चेन ने ही मारा था। वेक सिटी में केवल वह ही अपनी ताकत के बराबर के आदमी को मार सकता था। गंजे आदमी ने कहा। जिसे शिक्षक कहा जा रहा था, उसने सिर हिलाया। हमें दिया गया यह मिशन काफी कठिन है। जिया कबीले का लियू झेंग ताकत के मामले में मुझसे बहुत दूर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि वह यहां मर जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें जियान चेन नामक इस रहस्यमय विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत होगी। अब समय बर्बाद करने का नहीं है गुरुजी, हमें अब चलना चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत प्रस्ताव रखा। ठीक है। तुरंत ही तीनों व्यक्ति सराय से बाहर निकले और अपनी महंगी दिखने वाली जादुई कार पर सवार होकर सड़क से होते हुए काय कबीले की ओर चल पड़े। काय कबीले के दरवाजे पर पहुंचकर तीनों आदमी अपने घोड़े से उतरे और तुरंत वहां खड़े पहरेदार के पास पहुंचे। अपने हाथों को मोड़ते हुए उनमें से एक आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा, भाई, हम त्यानहुआ संप्रदाय से हैं और हमें आपके कबीले के नेता से एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? उस आदमी ने घमंडी लगने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसकी आवाज बहुत ही सौहार्दपूर्ण लग रही थी। ठीक है, कृपया यहीं रुकें, मैं नेता को सूचित करने जाता हूं। गार्ड ने नेता को वापस रिपोर्ट करने के लिए जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष शांत भाव से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। काय कबीले के प्रांगण में जियान चेन, कायर और 5 महान संत गुरु आपस में चर्चा कर रहे थे कि जिया कबीले से निपटने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि जिया कबीला उस आदमी की मौत के लिए युद्ध करने को तैयार है या नहीं, फिर भी उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि तैयारियां पूरी हों ताकि वे बिना तैयारी के न पकड़े जाएं। इस समय एक रक्षक तेजी से अंदर आया और बोला, महाराज, त्यानहुआ संप्रदाय के 3 लोग हैं जो कबीले के नेता से मिलना चाहते हैं। क्या त्यानहुआ संप्रदाय? ये सुनकर कायर चौंक गया। तुरंत उसने गार्ड की ओर मुड़कर उससे पूछा, क्या वहां वास्तव में केवल 3 आदमी थे? हाँ महाराज, वहां केवल 3 आदमी थे, गार्ड ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कायर की प्रतिक्रिया देखकर जियान चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कायर, त्यानहुआ संप्रदाय कौन है और वे कितने मजबूत हैं? कैप्टन, त्यानहुआ संप्रदाय वेक सिटी से 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित एक संप्रदाय है। मैं उनकी ताकत के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन वे जिया कबीले से कमजोर नहीं हैं, बल्कि वे वास्तव में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, कायर ने गंभीरता से कहा। जियान चेन को तेज सिरदर्द होने लगा और उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का प्रलोभन वाकई बहुत बढ़िया है। मैंने नहीं सोचा था कि जिया कबीले से भी ज्यादा शक्तिशाली गुट इसके तुरंत बाद सामने आएगा। कप्तान, ये त्यानहुआ संप्रदाय स्पष्ट रूप से कक्षा 5 राक्षस कोर चाहता है। यह आपको तय करना है, क्या हम इस मामले को उसी तरह से संभालेंगे जैसे हमने जिया कबीले के साथ निपटा था? मो तियान ने पूछा।
जियान चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, पहले देखते हैं फिर कुछ करते हैं। हालांकि मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि किसी ताकतवर समूह को नाराज करने से हमारे भाइयों को परेशानी न हो। इसके तुरंत बाद जियान चेन डुओकांग और बाकी महान संत मास्टर्स को सामने के गेट पर ले आया। दूर से जियान चेन 3 वर्दीधारी मध्यम आयु वर्ग के लोगों को वहां खड़े देख सकता था। उनमें से एक शीर्ष महान संत मास्टर था और अन्य 2 मध्य महान संत मास्टर्स थे। इसका नाम जियान चेन है। तियानहुआ संप्रदाय के पास क्या क्या चीजें होंगी? जियान चेन ने आदरपूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाया। जब तीनों लोगों ने जियान चेन को देखा तो उनमें से हर कोई बेहद हैरान था। तुरंत सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, तो आप सर जियान चेन हैं। निश्चित रूप से यह अफवाह सच है कि आप काफी सुंदर युवक हैं। हम तीनों तियानहुआ संप्रदाय से हैं। मैं किंग यून हूं और ये दोनों मेरे शिष्य हैं, किंग शान, किंग म्यू। उसके ठीक बगल में खड़े 2 व्यक्तियों ने अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लिए। अध्याय 257 दबाव। ये देखकर कि तियानहुआ संप्रदाय के लोग किस तरह से व्यवहार में काफी अच्छे थे और उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, जियान चेन ने राहत की सांस ली। वह अब फ्लेम मर्सिनरीज की वजह से अपने लिए लड़ने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। इसलिए जियान चेन वास्तव में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था जो बहुत शक्तिशाली हो, अन्यथा उसके फ्लेम मर्सिनरीज को दूसरी बार विनाश का सामना करना पड़ेगा। जियान चेन ने तीनों का विनम्रता से अभिवादन किया और फिर तीनों को काय कबीले के प्रांगण में ले गया। जियान चेन के निजी प्रांगण में वो और तियानहुआ संप्रदाय के 3 लोग एक पत्थर की मेज पर बैठे और फिर मुस्कुराए। साथी भाइयों, मैंने सुना है कि तियानहुआ संप्रदाय वेक सिटी से 2000 मील दूर है। आप यहाँ जल्दी से आए होंगे, क्या ये सच है? जियान चेन ने बेकार की बातों में कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत मुद्दे पर आ गया। तीनों लोगों ने एक दूसरे को झिझक के भाव से देखा। उसके बाद किंग यून ने अपना गला साफ किया। सच तो यह है कि हमारे तियानहुआ संप्रदाय ने सुना है कि सर जियान चेन के पास क्लास 5 मॉन्स्टर कोर है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे हमारा तियानहुआ संप्रदाय चाहता है, इसलिए हमारे नेता ने हमें वेक सिटी आने का आदेश दिया है ताकि हम देख सके कि क्या हम इसे आपसे खरीद सकते हैं। जियान चेन के चेहरे पर उस उत्तर से पछतावा भरा भाव था। माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वास्तव में एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर है, लेकिन ये बिक्री के लिए नहीं है क्योंकि मुझे इसका भी उपयोग करना है। जियान चेन की साधना के लिए मॉन्स्टर कोर से बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता थी और एज्योर और वायलेट स्वॉर्ड स्पिरिट्स को ठीक करने के लिए उसे उस ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। हालांकि उसके पास क्लास 3 और क्लास 4 मॉन्स्टर कोर बहुत थे, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर ऊर्जा के मामले में 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर के बराबर था। इसलिए एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निश्चित रूप से उसके पास रहेगा। इसके अलावा उसे वैसे भी और पैसे की आवश्यकता नहीं थी। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को अत्यधिक आबादी वाले शहर में आसानी से खरीदा जा सकता था, जहां विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे, लेकिन वेक सिटी जैसे दूर के शहर में वे विशेष रूप से दुर्लभ थे। अगर वे बाजार में मिल भी जाते तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती। पुरुषों को पता था कि यह परिणाम आने वाला है, फिर भी वे जियान चेन की बात सुनते समय अपने चेहरे पर निराशा के भाव को रोक नहीं पाए। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर एक ऐसा खजाना था जिसे तियानहुआ संप्रदाय भी चाहता था। अगर वे इसे खरीदने के लिए किसी बड़े शहर में जाते तो इससे जुड़े खतरे बहुत ज्यादा होते। अगर यह खबर फैल जाती कि उन्होंने इसे खरीदा है तो रास्ते में उन्हें डाकुओं द्वारा घेर लिया जाएगा जो इसके लिए उनसे लड़ेंगे। तियान युआन महाद्वीप में बहुत ज्यादा पृथ्वी संत मास्टर डाकू नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बड़े डाकू समूह या यहाँ तक कि स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ भी थे जो राक्षस कोर में शामिल होना चाहते थे। कुछ देर बातें करने के बाद तीनों आदमी जल्दी जल्दी आंगन से बाहर चले गए। अपने मूल सराय में वापस लौटकर तीनों व्यक्ति बंद दरवाजे के पीछे एक ही कमरे में एकत्र हुए। गुरुजी, अब जब हम जानते हैं कि जियान चेन अपनी कक्षा 5 मॉन्स्टर कोर को बेचने को तैयार नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? गंजे सिर वाले किंग म्यू ने कहा। किंग यून ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये जियान चेन बहुत युवा लगता है, लेकिन मैंने अपने जीवनकाल में जो अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वो एक रहस्य है जिसकी ताकत भी उतनी ही चौंकाने वाली है। हालांकि हम यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं थे कि वह कितना शक्तिशाली है। अगर वह कक्षा 5 के राक्षस से लड़ने में सक्षम था तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत कोई मामूली नहीं है। इसके अलावा वो लियू झेंग को मारने में सक्षम था जो ताकत के मामले में मेरे जैसा ही है। गुरुजी, तो क्या हमें संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए? किंग शान ने अनिच्छुक चेहरे से कहा। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए चुप हो गया।
अगर इस तरह के युवा में इतनी ताकत है तो मेरी एकमात्र चिंता यह है कि जियान चेन के पास उसका समर्थन करने वाला एक मजबूत कबीला है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम लापरवाही से कूद सकते हैं। हमें पहले नेता को वापस रिपोर्ट करना चाहिए और अगले कदम की पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। किंग शान, किंग म्यू, आप दोनों अभी वेक सिटी में रहेंगे और जो कुछ भी होता है उस पर ध्यान देंगे। ध्यान रखें, आपको काई कबीले के लिए परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए और मेरे लौटने का इंतजार करना चाहिए। हाँ गुरुजी, दोनों ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि तीनों के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन किंग म्यू और किंग शान दोनों ने अपने दिल में किंग यून को बहुत महत्व दिया। किंग यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे से बाहर निकलकर अपनी श्रेणी 3 जादुई जानवर पर सवार होकर जल्दी से तियानहुआ संप्रदाय की ओर वापस चला गया। काई कबीले ने जियान चेन को अपने आंगन में बैठा दिया। तीनों लोगों के चले जाने के बाद जियान चेन मेज पर गहरी सोच में डूबा रहा। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के आकर्षण ने उससे कहीं ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जितना उसने सोचा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को खरीदने के लिए धरती के संत मास्टर भी दूर दूर से आएंगे। जियान चेन जानता था कि अगर उसकी खुद की ताकत दूसरों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं होती तो मॉन्स्टर कोर उससे बहुत पहले ही चुरा लिया गया होता। आज वह दिन था जब उसने जिया कबीले को विदा किया था और फिर तुरंत तियानहुआ संप्रदाय ने उसका दौरा किया जो जिया कबीले से कमजोर नहीं था। दोनों कबीलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था और प्रत्येक पर एक पृथ्वी संत गुरु की निगरानी थी। कौन जानता था कि भविष्य में कोई और भी मजबूत गुट सामने आएगा या नहीं। अर्थ सेंट मास्टर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था जो जियान चेन को भी धमकी दे सकता था। 3 क्लास 5 जादुई जानवरों की शक्ति को देखने के बाद जियान चेन मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि अगर वह पहले या दूसरे चक्र के अर्थ सेंट मास्टर से मिलता है तो उसकी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई उनसे निपटने में मदद कर सकती है। हालांकि अगर वह 5वें या 6ठे चक्र के अर्थ सेंट मास्टर से मिलता है तो उसकी संभावनाएं काफी कम थीं। प्रत्येक अर्थ सेंट मास्टर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें 2-6 चक्रों में विभाजित किया गया था। पहले से 6ठे चक्र तक प्रत्येक चक्र के बीच का अंतर लगभग एक अपूरणीय विभाजन था। जिया कबीले और तियानहुआ संप्रदाय के पृथ्वी संत मास्टर्स जियान चेन और उसके फ्लेम भाड़े के सैनिकों के लिए खतरा थे। भले ही उसके पास अच्छी संख्या में महान संत मास्टर्स थे, लेकिन एक बड़े कबीले के खिलाफ जीत की कोई संभावना नहीं थी। चलो इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। जियान चेन ने अपने कमरे में लौटने से पहले दृढ़ संकल्प के साथ कहा। अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग स्थिति में बैठे जियान चेन ने दोनों हाथों में एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर पकड़ लिया और खुद के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया। एक महान संत मास्टर बनने और नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के अस्तित्व को जानने के बाद वह जानता था कि दोनों आत्माएं गंभीर संकट में थीं और धीरे धीरे ठीक होने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। तथ्य यह है कि दोनों तलवार आत्माएं कमजोर थीं। तलवार क्यूई कितनी मजबूत होगी इस पर प्रत्यक्ष भूमिका निभाए, जबकि वह तलवार आत्माओं को उनकी ताकत वापस पाने में मदद करने में पूरी तरह सक्षम था। जियान चेन ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वह कितनी भूमिका निभा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। इस समय उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के 2 अलग अलग तरीके थे। पहला तरीका यह था कि वह अपनी सारी ऊर्जा को नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं को दे दे ताकि वे ठीक हो सकें। इस तरह तलवार आत्माएं भी मजबूत हो जाएंगी। दूसरा तरीका था ऊर्जा का इस्तेमाल खुद के लिए करना और अपने शरीर की ताकत और क्षमताओं को बढ़ाना। हालांकि अगर वह दूसरी विधि का इस्तेमाल करता तो जब तक वह पीक ग्रेड सेंट मास्टर स्तर तक साधना नहीं कर लेता वह अकेले किसी भी अर्थ सेंट मास्टर से मुकाबला नहीं कर सकता था। जियान चेन ने बिना कोई निर्णय लिए एक पल के लिए अपने आप में सोचा। अंत में उसने सावधानीपूर्वक अपनी शक्ति विकसित करने के लिए दूसरे मार्ग पर निर्णय लिया। हालांकि नीला और बैंगनी तलवार क्यूई बहुत शक्तिशाली थी, अंत में यह उसके लिए एक विदेशी शक्ति थी और वास्तव में उसकी नहीं थी। यदि वह इस पर बहुत अधिक निर्भर हो गया तो उसका भविष्य का मार्ग भी इससे बुरी तरह प्रभावित होगा। उसे अपनी शक्ति में सुधार करना था ताकि वह एक नई दुनिया में इस अस्तित्व के तहत खुद का पूरी तरह से समर्थन कर सके। अध्याय 258 ये किसने किया। जियान चेन अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठा था और उसके दोनों हाथों में 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर थे और वह अपने शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता था। ग्रेट सेंट मास्टर बनने की अपनी सफलता के बाद वह एक बार में जितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकता था वह जियान चेन की पूरी राहत के लिए बहुत बढ़ गई थी। नीला और बैंगनी तलवार आत्माओं के जागने के बाद वे उससे जितनी ऊर्जा ले रहे थे वह काफी कम हो गई थी।
अब वह एक राक्षस कोर के भीतर की आधी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जबकि तलवार आत्माओं द्वारा सक्रिय रूप से इसे लेने पर उसके पास केवल 10% ऊर्जा थी। अब जबकि नीला और बैंगनी तलवार आत्माएं जाग चुकी थीं और आत्मा विचार करने में सक्षम थीं, फिर भी वे जियान चेन के साथ अक्सर संवाद नहीं करती थीं। वे जियान चेन से एक अनोखे तरीके से जुड़ी हुई थीं और कभी कभी रहस्यमय तरीके से उससे संवाद करती थीं। काय कबीले में जियान चेन द्वारा खेती शुरू करने के बाद फ्लेम मर्सेनरीज के सभी सदस्यों ने कुछ राक्षस कोर निकाले और खुद की खेती शुरू कर दी। जिया कबीले और तियानहुआ संप्रदाय के दृश्य में आने से उनमें से प्रत्येक ने अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस किया था। फ्लेम मर्सेनरीज के लिए अपेक्षाकृत नया होने और जियान चेन को बहुत कम समय से जानने के बावजूद उसके शब्दों और कार्यों ने पहले ही सभी का सम्मान और स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। जब से तियानहुआ संप्रदाय चला गया था, काय कबीले में बहुत शांति थी और कोई भी व्यक्ति शोर नहीं मचा रहा था। 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर घने जंगल के बीच घास का एक साफ टुकड़ा था। रात के आसमान में मंडपों की एक श्रृंखला खड़ी थी और जुगनुओं का एक समूह तैर रहा था और रात के आसमान को रोशन कर रहा था। तियानहुआ संप्रदाय ब्लू विंड साम्राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित था। 100 से अधिक वर्षों से वे धीरे धीरे ताकत जुटा रहे थे और इसलिए उन 100 वर्षों के बाद वे अंततः प्रारंभिक चरण से बाहर निकल गए। उनके पास कम से कम 50 महान संत गुरुओं के साथ 1000 शिष्य थे, जिससे उनका संप्रदाय आसपास के किलोमीटरों में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक बन गया। एक निजी कमरे में 2 वर्दीधारी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे थे। वरिष्ठ, स्थिति ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए। एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीरता से बोला। वह किंग युन था। तियानहुआ संप्रदाय में लौटने के बाद उसने वेक सिटी में जो कुछ सीखा था उसे संप्रदाय के नेता को बताया था। किंग यू के विपरीत दिशा में बैठा वर्दीधारी व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया। ये व्यक्ति संप्रदाय का नेता था किंग तियान। वह किंग यू से 5 साल बड़ा था और जबकि उम्र का अंतर इतना बड़ा नहीं था, उनकी साधना दर के बीच का अंतर बस तुलना नहीं किया जा सकता था। कुछ साल पहले किंग तियान ने पृथ्वी संत गुरु बनने के लिए अड़चन को तोड़ दिया। अपनी प्रतिभा के साथ उसकी साधना आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। दूसरी ओर किंग यू अभी भी शीर्ष महान संत गुरु स्तर पर बना हुआ था। किंग तियान ने हल्के से बोलने से पहले खुद पर विचार किया। हालांकि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर काफी कीमती है, लेकिन यह अमूल्य नहीं है। वे एक बड़े शहर में अपेक्षाकृत आम है, इसलिए भले ही जियान चेन इसे बेचना न चाहे तो कोई बात नहीं। इस बारे में उसे परेशान न करना हमारे हित में होगा। मुझे लगता है कि यह जियान चेन दिखने में जितना जटिल है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अगर हम उसे नाराज करेंगे तो हमारे तियानहुआ संप्रदाय को कुछ परेशानी हो सकती है। वरिष्ठ, क्या ये हो सकता है कि आप जियान चेन के पीछे खड़ी शक्ति के बारे में चिंतित हैं? किंग युन ने गंभीर भाव से कहा। किंग तियान ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, यह मेरे दिल को थोड़ा चिंतित करता है। हालांकि जियान चेन के पीछे खड़ी शक्ति मजबूत है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी साधना प्रतिभा अकेले लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। तियान युआन महाद्वीप पर उस प्रकार की शक्ति वाले 20 वर्षीय लोगों की संख्या लगभग एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कुछ और साल दिए जाने पर मुझे ये देखने में डर लगता है कि जियान चेन किस प्रकार का विशेषज्ञ बन जाएगा। अभी तक हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हम सिर्फ एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की खातिर उसके जैसे जीनियस को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जूनियर, कल तुम वेक सिटी वापस आ जाओगे और अगर संभव हो तो जियान चेन के साथ घनिष्ठ मित्र बन जाओगे। किंग युन ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे विचार इतने समान होंगे। मैं भी इस बारे में चिंतित था, इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए वापस आया हूँ। किंग तियान ने गंभीरता से किंग युन को देखने से पहले मुस्कुराया। जूनियर, आप पहले से ही एक शीर्ष महान संत मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। कौन जानता है कि एक वर्ग 5 राक्षस कोर दिए जाने पर आप कितनी तेजी से पृथ्वी संत मास्टर बनने की सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही किंग युन ने निराशा के साथ एक सांस ली और फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, भले ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मेरे अवसरों को बढ़ा दे, फिर भी मुझे अभी तक सफलता की गारंटी नहीं मिली है। अगर मैं इस चरण के दौरान अपने सेंट वेपन को तोड़ देता हूं तो इसे फिर से बनाना बेहद मुश्किल होगा। किंग युन ने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। वरिष्ठ, बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं पहले अपने बिस्तर पर लौट जाऊंगा। आखिरकार मुझे सुबह सबसे पहले वेक सिटी के लिए निकलना होगा। ऐसा कहकर किंग युन जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। उसी समय 1000 किलोमीटर दूर दूसरे पहाड़ की गहराई में जंगलों के ऊपर एक जागीर घर था। ये जागीर घर जिया कबीले का था।
जिया कबीले ने कुछ दर्जन साल पहले इस जागीर घर की स्थापना की थी। पहला कबीला नेता एक पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ था और उसके अस्तित्व के कारण जिया कबीला इस क्षेत्र में नंबर 1 शक्ति बन गया और वहां से शक्ति में वृद्धि हुई। हालांकि जिया कबीले का मुख्यालय किसी शहर में नहीं था। सुविधा और प्रतिबंध न होने की वजह से उन्होंने कुछ दर्जन किलोमीटर दूर एक दूसरे दर्जे के शहर में एक और सामान्य मुख्यालय स्थापित किया था। इस समय जिया कबीले के हॉल में 20 आदमी चुपचाप टेबल पर बैठे थे और पास में एक स्ट्रेचर रखा हुआ था जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। सफेद कपड़े के नीचे एक व्यक्ति की आकृति और खून के कुछ निशान थे। इस दृश्य के कारण हॉल के अंदर का माहौल काफी उदास था। तभी एक सफेद लबादा पहने बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़े। सीधे सामने बैठते हुए बुजुर्ग ने अपने सामने जमा लोगों की तरफ देखा, जिन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी तरफ देखा। हम अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग बैठे, 20 आदमी तुरंत अपनी सीटों से उठकर बुजुर्ग के सामने झुकने लगे। बुजुर्ग ने कुछ देर तक सबको देखा और फिर स्ट्रेचर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उलझन भरी मुस्कान थी। फिर बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप बैठ सकते हैं। हाँ नेताजी। बस इसी क्षण सभी लोग फिर से बैठ पाए। उनमें से हर कोई बुजुर्ग के चेहरे पर बिना किसी चिंता के एक शांत भाव देख सकता था। इससे वे सभी बता सकते थे कि बुजुर्ग का मूड काफी हल्का था। बुजुर्ग व्यक्ति हॉल के बीच में रखे स्ट्रेचर को बहुत देर तक देखता रहा, फिर आह भरकर बोला। अपनी सीट से उठकर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कवर उठाने लगा। उसकी आंखों के ठीक सामने एक आदमी लेटा था जिसकी खाली आंखें छत की ओर घूर रही थीं। उसकी गर्दन पर एक घाव था जिसमें से थोड़ा खून अभी भी सूख रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से अपने हाथ से मृत व्यक्ति की आंखें बंद की और फिर से उसका चेहरा ढांक दिया। फिर वह अपनी सीट पर वापस चला गया और सभी की ओर देखते हुए बैठ गया। आखिर यहाँ क्या हुआ था? लियू झेन को किसने मारा? बुजुर्ग की आवाज शांत लग रही थी, लेकिन सभी अपने दिलों में जानते थे कि बुजुर्ग का दिल भयंकर क्रोध से भरा हुआ था। अध्याय 259 जिया कबीले का प्रेषण। इन शब्दों के साथ पूरा हॉल शांत हो गया और सभी गंभीर हो गए। 20 पुरुष अपने कुलपति को देखते ही घबरा गए। जिया कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों के रूप में वे उसके और लियू झेन के बीच गहरी और व्यक्तिगत दोस्ती के बारे में जानते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनमें से प्रत्येक को अपने कुलपति को ये बताना बहुत मुश्किल लगा। कुलपति की आंखों में गंभीरता और भी अधिक ठंडी हो गई, क्योंकि उन्होंने अचानक सभी को तीखी निगाहों से देखा। ये सुनकर सभी के दिल अचानक उछल पड़े। महाराज, इस मामले को युवा महाराज ही सबसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। केवल वही इस मामले का स्पष्ट और विस्तृत विवरण दे पाएंगे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पसीने से लथपथ माथे के साथ घबराहट में कहा। जिया लियू को तुरंत बुलाओ, कुलपति ने आदेश दिया। एक व्यक्ति तुरंत ही युवा राजा जिया लियू को लाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जिया लियू का भयभीत चेहरा हॉल में प्रवेश किया और घुटनों के बल बैठ गया। पोता जिया लियू सम्माननीय दादाजी को देखता है। कुलपति की नजर जिया लियू के शरीर पर पड़ी। उनकी पहले से ठंडी आंखें पल पल नर्म होती गईं और फिर उन्होंने कहा, लियू, आखिर हुआ क्या था? तुम्हारे चाचा को किसने मारा था? दादाजी, आपको चाचा लियू की मौत का बदला लेना चाहिए। जियान चेन और जिया कबीले के बीच जो कुछ हुआ था उसकी विस्तृत कहानी बताने से पहले जिया लियू का चेहरा उदास हो गया। कहानी को और बड़ा चढ़ाकर बताते हुए उसने सारा दोष काय कबीले और जियान चेन पर मर दिया और यहां तक कि जियान चेन को एक दुर्भावनापूर्ण दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया ताकि वह खुद को दोषमुक्त कर सके। हालांकि उसने जियान चेन की ताकत को छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि लियू झेन को मारना ही उसकी ताकत का सबूत था। जिया लियू की बात खत्म होने के बाद कुलपति एक पल के लिए चुप हो गए और अपने आप में सोचने लगे। फिर उनकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी और उन्होंने आखिरकार अपने पोते से कहा, लियू, जियान चेन नाम के इस आदमी ने एक ही तलवार के वार से लियू झेन को मार डाला, क्या ये सही है? दादाजी, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको अपने पोते की बातों पर यकीन नहीं है तो पहरेदारों से पूछ लीजिए। उनमें से हर एक ने खुद ही ये देखा है। वह जियान चेन बहुत ज्यादा है। न केवल वह जिया कबीले को योग्य नहीं समझता, बल्कि वह ये भी नहीं सोचता कि हम उसके बराबर किस स्तर के हैं। वह खुलेआम हमारे जिया कबीले को कोसता है। दादाजी, आपको उसे भागने नहीं देना चाहिए। चाचा लियू की मौत का बदला लिया जाना चाहिए। जिया लियू पीड़ा में चिल्लाया। जियान चेन के लिए उसकी नफरत पहले ही उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। मेरे प्रभु, जियान चेन नाम का व्यक्ति वास्तव में बहुत बड़ा है। अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि भविष्य में हमारे जिया कबीले की ताकत पर इसका असर पड़ेगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला।
मैं सहमत हूँ महाराज, यह मामला ऐसा नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। हमें लियू झेंग की मौत का बदला लेना होगा। बैठे हुए लोगों का समूह आपस में बात करने लगा। हालांकि लियू झेंग एक ही वार में मारा गया था, फिर भी उनमें से कोई भी चिंतित नहीं था। उन्हें कुलपति की ताकत पर पूरा भरोसा था। कुलपति ने अपने हाथ जोड़े और घबराई हुई भीड़ से कहा, लियू झेंग के पिता और मैं अनगिनत सालों से दोस्त हैं। उनके पिता ने मेरी जान बचाई है और जब वे खुद मर रहे थे तो उन्होंने लियू झेंग के स्वस्थ जीवन को मुझे सौंप दिया। अब जब वे मारे गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी कितना ताकतवर है या वे कौन है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं आसानी से भूल जाऊंगा। इसके अलावा लियू झेंग ने खुद हमारे जिया कबीले के लिए कई काम किए हैं। उनका योगदान अनंत है, इसलिए मैं उनकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। झेंग हुआ, जाओ और कुछ तेज दिमाग वाले लोगों को वेक सिटी में जानकारी जुटाने के लिए भेजो। इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करें, मैं उनकी ताकत के बारे में बारीक से बारीक जानकारी जानना चाहता हूं। जी महाराज। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे क्योंकि जादुई जानवर की लहर के बाद का असर आखिरकार वेक सिटी में कम हो गया था। पूरा शहर पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और एक बार फिर से चहल पहल से भर गया था। केंडल के परिवार के बारे में किसी भी जानकारी के लिए इनाम की राशि ने कई लोगों को प्रभावित किया था। हर कोई उस मौद्रिक इनाम को पाने के लिए लालची था, इसलिए कई लोग उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए हर संभव तरीका आजमाते थे। हालांकि कई दिनों के बाद जियान चेन को एक भी पुष्टि योग्य जानकारी नहीं मिली थी क्योंकि बहुत से लोगों ने नकली जानकारी के साथ पैसे चुराने की कोशिश की थी। उसी दौरान जियान चेन काय कबीले के भीतर ही रहा और उससे बाहर एक कदम भी नहीं निकला। कमांडर डुओली खोज के बारे में खबर देने के लिए दिन में एक बार आता था और त्यानहुआ संप्रदाय के 3 लोग अक्सर जियान चेन को खोजने और उससे बात करने के लिए आते थे। कई दिनों तक बातचीत करने के बाद जियान चेन और तीनों लोग करीबी दोस्त बन गए। जियान चेन ने कई बार तीनों लोगों से जिया कबीले के बारे में बात की थी। सौभाग्य से उसे पता चला था कि जिया कबीले में सिर्फ एक ही पृथ्वी संत गुरु था जिसने 10 साल पहले वह सफलता हासिल की थी। साधना में उसकी प्रतिभा उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, इसलिए उसे इस समय दूसरे या तीसरे चक्र में होना चाहिए था, जो जियान चेन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। अपनी साधना के दौरान जियान चेन ने जिया कबीले पर जासूसी करने के लिए कुछ ज्वाला भाड़े के सैनिकों को भेजा था। हालांकि वे उनकी हर हरकत को नहीं देख पाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या में सैनिकों को इधर उधर भेजा जा रहा है या नहीं। बिना किसी रुकावट के इन कुछ दिनों की साधना के कारण जियान चेन की शक्ति एक भयानक दर से बढ़ गई थी। अभी उसकी शक्ति मध्य महान संत मास्टर स्तर पर थी। शाम को यात्रा से थका हुआ एक युवक धीरे धीरे काय कबीले की ओर बढ़ा और बिना रुके सीधे जियान चेन के छोटे से आंगन में भाग गया। कप्तान, आज सुबह जिया कबीले से बड़ी संख्या में सैनिकों को वेक सिटी की ओर बढ़ते देखा गया। भाड़े के सैनिक ने गहरी सांस ली। जियान चेन ने साधना करते हुए अपनी बैठी हुई मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखें शांत भाव से युवक को देख रही थीं। कितने लोग हैं और वे कब पहुंचेंगे? कुल 300 आदमी हैं, लेकिन उनकी संख्या के कारण वे बहुत तेजी से यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर वे रात में यात्रा करते हैं तो वे आधी रात तक पहुंच जाएंगे। अगर वे आराम करते हैं तो वे कल पहुंच जाएंगे। भाड़े के सिपाही ने गंभीरता से कहा। जियान चेन ने बिना किसी भाव के अपना हाथ हिलाया। आप जा सकते हैं। भाड़े के सैनिक के चले जाने के बाद जियान चेन कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठा रहा और खुद से ही बड़बड़ाने लगा। अगर फ्लेम भाड़े के सैनिक अब जिया कबीले के खिलाफ लड़ते हैं तो ये पत्थर पर अंडे से वार करने जैसा होगा। हम अपनी मौत के लिए बैठे नहीं रह सकते, इसलिए सबसे पहले हमला करना सबसे अच्छा है। अगर हम रात के समय उन पर हमला कर सकते हैं तो हमारे हताहतों की संख्या सीमित होगी। अगले कुछ मिनटों के लिए योजना के बारे में सोचते हुए जियान चेन ने 7 महान संत मास्टर्स को उनकी श्रेणी 2 जादुई जानवर की सवारी पर शहर से बाहर ले आया। वेक सिटी से 1 किलोमीटर बाहर 3 वर्दीधारी आदमी अचानक जियान चेन के रास्ते में आ गए। ये 3 आदमी त्यानहुआ संप्रदाय के किंग युन, किंग म्यू और किंग शान थे। हाँ, भाई जियान चेन, आप कहाँ जा रहे हैं? किंग युन ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जियान चेन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, भाइयों किंग युन, किंग म्यू और किंग शान, चूंकि रात का समय है इसलिए हमें कुछ काम निपटाने हैं। किंग युन हंसा। अगर मेरा अनुमान सही है तो भाई जियान चेन जिया कबीले से निपटने जा रहा है। जियान चेन ने बिना एक भी शब्द बोले अपना सिर हिला दिया। किंग युन का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया और वह बोलता रहा, भाई जियान चेन, इसे इस तरह मत समझो कि मैं तुम्हें कम आंक रहा हूं, लेकिन जिया कबीले की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है।
उनके पास 10 महान संत गुरु हैं जबकि बाकी सभी संत गुरु स्तर के हैं। इसके अलावा जिया कबीले के कुलपति व्यक्तिगत रूप से सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं। सिर्फ तुम 8 लोगों के साथ अगर तुम किसी तरह जीत भी गए तो भी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। जिया कबीले के नेतृत्व में जो सेना थी वह वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे थी। किंग यून ने जियान चेन को देखकर मुस्कुराना जारी रखा। हालांकि भाई जियान चेन को 8 लोगों के साथ जिया कबीले के खिलाफ लड़ना मुश्किल लगेगा, फिर भी अगर आप हम तीनों को जोड़ दें तो यह एक आसान मामला होगा। क्या भाई जियान चेन हमारी मदद स्वीकार करेंगे? अध्याय 260 हत्या ऑपरेशन। चौंक कर जियान चेन ने जल्दी से संभलने की कोशिश की और मुस्कुराया, अगर भाई किंग यू मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो ये बहुत आभारी होगा। हालांकि मैं हैरान हूं, क्या आप जिया कबीले को भड़काने और तियानहुआ संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी करने से नहीं डरते? भाई जियान चेन, आप ये जानते होंगे, लेकिन हालांकि हमारा तियानहुआ संप्रदाय और जिया कबीला एक दूसरे से काफी दूर हैं, फिर भी एक बार हमारे बीच संघर्ष हुआ था जिससे हमारे पक्ष लड़े थे। उसके बाद हमारे तियानहुआ संप्रदाय के कुछ अनुयायी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, लेकिन हम केवल अनुमान लगा सकते थे कि जिया कबीला ही इसका कारण था। हमें उनके कार्यों का स्पष्ट सबूत कभी नहीं मिला। हम जिया कबीले को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे तियानहुआ संप्रदाय को भी बहुत नुकसान होगा, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम इस मामले को टाल दें। अब जब जियान चेन जिया कबीले से लड़ना चाहता है तो हम तीनों आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। किंग यून बोला। हाँ, तो ऐसा है। तो यह आप तीनों को आपकी मदद के लिए सच में धन्यवाद देता है। जियान चेन खुशी से हंसा। उन तीनों के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद जियान चेन और तियानहुआ संप्रदाय के शिष्यों ने बातचीत में और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने जादुई पशु वाहनों पर सवार होकर दूर चले गए। इस समय नई सुबह की शुरुआत ही हुई थी। आसमान में अभी भी अंधेरा था क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद उनके पीछे थोड़ा छिपा हुआ था। आसमान के भीतर दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। वेक सिटी से लगभग 300 मील की दूरी पर कई सौ टेंट बिखरे हुए थे और कुछ कैंपफायर जलने लगे थे। कैंपफायर अंधेरे प्रकाश में नाच रहे थे और ऊर्जावान रूप से टिमटिमा रहे थे। शिविर स्थल के मध्य में एक बड़ा झंडा लगा हुआ था जिसे हवा में फहराया गया था ताकि हर कोई उस पर बने विशाल जिया प्रतीक को देख सके। इस समय तक समूह के अधिकांश लोग आराम कर चुके थे, इसलिए कुछ लोग तंबुओं के बीच आगे पीछे गश्त करने लगे, जबकि बाकी लोग अपने कैंप फायर में लकड़ियां जलाने में व्यस्त हो गए। टकराना। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट ने कैंपग्राउंड को कान फाड़ देने वाली आवाज से रोशन कर दिया। उस पल पूरा कैंपग्राउंड ऐसे जगमगा उठा मानो दिन का समय हो। उसके तुरंत बाद आसमान से मूसलाधार बारिश हुई और तुरंत ही कैंपफायर बुझ गया और कैंपफायर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। भारी बारिश के कारण एक भी चीज सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे लिए ये कितनी बुरी किस्मत है कि हम ऐसे खराब मौसम में हैं, एक गश्ती दल के सदस्य ने बारिश से बचने के लिए तंबू में घुसते हुए कहा। 500 मीटर दूर कुछ लोगों की आकृतियां अचानक तेजी से आगे बढ़ीं। बारिश और अंधेरे ने उनकी आकृतियां छिपा दी। बारिश ने उनके कदमों को दबा दिया ताकि उनकी हरकतें नजर न आए। ये समूह जियान चेन और वेक सिटी के अन्य लोगों का था। कैंपग्राउंड से 200 मीटर दूर जियान चेन और उनका समूह रुक गया। योजना के बारे में बात करने के लिए कुछ समय लेने के बाद जियान चेन सावधानी से कैंपग्राउंड की ओर बढ़ गया, जबकि बाकी लोग पीछे रह गए। जियान चेन सावधानी से अंदर जाने से पहले सबसे नजदीकी टेंट पर रुका। टेंट के अंदर इतना अंधेरा था कि जियान चेन अपना हाथ नहीं देख पा रहा था, जबकि वह उसके ठीक सामने था, इसलिए उसका पूरा आकार दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी आत्मा का उपयोग करके उसने तंबू में क्या है यह महसूस किया। उसने महसूस किया कि अंदर 3 आदमी अभी भी सो रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार चमकाए और उन तीनों को चाकू मार दिया और तुरंत वहां से निकल गया। जियान चेन को अपनी तलवार चलाने की तकनीक पर पूरा भरोसा था। उन 3 वारों में उसने तीनों के गले पर वार कर दिया था और बिना एक भी आवाज किए उनकी जान ले ली थी। भारी बारिश के बीच जियान चेन एक टेंट से दूसरे टेंट तक जाता रहा और बारिश उस पर बरसती रही। अभी वह पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था और इस वजह से वह बहुत ज्यादा भीगा हुआ लग रहा था। मूल रूप से जियान चेन ने जिया कबीले के साथ खुले में लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इस भारी बारिश के बाद उसने अपनी योजना में एक नया बदलाव करने का फैसला किया। अगर वह लड़ाई से पहले जिया कबीले के कुछ लोगों की हत्या कर सकता है तो जिया कबीले की सैन्य शक्ति का आकार कम हो जाएगा। अगर वह अपने कबीले में पृथ्वी संत मास्टर की हत्या कर सकता है
तो उसके लिए अब कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। हालांकि जियान चेन को यकीन नहीं था कि वह पृथ्वी संत मास्टर को मारने में सक्षम होगा, इसलिए उसने जिया कबीले की लड़ाकू सेना को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए निचले स्तर के सदस्यों को खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि हत्या करना जियान चेन का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन भारी बारिश ने जियान चेन के पैरों के निशान और हरकतों को छिपाने में मदद की, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। कुछ ही पलों में जियान चेन ने 100 लोगों को मार डाला था, जो जिया कबीले के कुल लोगों का लगभग 30% था। कुछ ही पलों बाद जियान चेन द्वारा मारे गए लोगों की कुल संख्या लगभग 200 हो गई थी। अभी लगभग 100 टेंट अंदर से खून से सने हुए थे। कुछ खून बाहर तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश धीरे धीरे उसे धोने लगी थी, जबकि खून की बदबू धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। कैंपग्राउंड के बीचों बीच एक बड़े तंबू के भीतर जिया कबीले का मुखिया अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ साधना कर रहा था। उसका पूरा शरीर इतना स्थिर था कि वह लगभग एक मूर्ति की तरह लग रहा था। तभी मुखिया की नाक फड़कने लगी, फिर उसकी आंखें खुल गईं और वह खतरनाक ढंग से बाहर की ओर देखने लगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कितना अजीब है, खून की हल्की गंध क्यों आ रही है? अपने कानों को और भी जोर से दबाते हुए उसने कुछ पलों के लिए सुनने की कोशिश की, फिर अचानक कुछ महसूस किया और गरजते हुए बोला, सबको जगाओ, कोई यहाँ है। ये कहते हुए कुलपति तुरंत अपने तंबू से बाहर निकल गए। शिविर स्थल के अंदर हर व्यक्ति अब लगातार हो रही बारिश के बावजूद जागने लगा था और अपने तंबुओं से बाहर निकलने लगा था। अब जब उसकी स्थिति का पता चल गया था, तो जियान चेन अब और नहीं छिपा और तुरंत अपने निकटतम व्यक्ति को मारने के लिए इधर उधर उड़ने लगा, ताकि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मार सके। जियान चेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा था। उसकी हल्की पवन तलवार तेज गति से उड़ी और तुरंत उसके सबसे नजदीकी लोगों के गले में घुस गई। जब उसे एहसास हुआ कि जियान चेन कहाँ है और क्या कर रहा है, तो कुलपति ने जोर से दहाड़ लगाए और फिर उस पर एक विशाल कुल्हाड़ी चला दी। उसी समय 7 महान संत, गुरु और तियानहुआ संप्रदाय के 3 लोग तुरंत 200 मीटर दूर से शिविर में घुस आए। जियान चेन के हाथ में हल्की पवन तलवार धुंधली चांदी की रोशनी से चमकने लगी, जो अंधेरी रात में बेहद ध्यान देने योग्य थी। तीव्र तलवार क्यूई की एक हल्की मात्रा बाहर की ओर तैरने लगी। जियान चेन के सबसे करीबी लोग इसकी भयानक मात्रा को महसूस कर सकते थे। अभी हर एक जीवित व्यक्ति जियान चेन की ओर बढ़ा, जो सीधे एक समूह में घुस गया और अंधाधुंध हत्या करने लगा। कुलपति के हमले से बचते हुए जियान चेन ने अपनी तेज तलवार तकनीक से 1 दर्जन से ज्यादा संत मास्टर्स को मार डाला। यहां तक कि महान संत मास्टर्स को भी जियान चेन के खिलाफ सावधान रहने की जरूरत थी। संत मास्टर्स उसकी तलवार के वार की एक झलक भी नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार हर संत मास्टर ने पाया कि उनके गले छिद गए थे और वे चीखने में भी सक्षम हुए बिना ही मर गए। जियान चेन जैसे इतने बड़े समूह के खिलाफ कुलपति के साथ इसके अलावा एक और प्रतिबंध था। अंधेरे के कारण जियान चेन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन ये प्रतिबंध जिया कबीले के लोगों पर भी लागू था। वे जियान चेन को देख नहीं पा रहे थे या उसके चलते फिरते उसकी हरकतों का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे। इससे भी ज्यादा उन्हें डर था कि अगर वे कोई हरकत करेंगे तो वे अपने ही किसी सदस्य को मार देंगे। ये देखकर कि उसके कबीले के लोग लगातार जमीन पर गिर रहे थे, कुलपिता की छाती जोर से धड़कने लगी और वह दहाड़ते हुए बोला, सब लोग रास्ते से हट जाओ। इस आदेश के साथ ही सभी कबीले के लोग तुरंत तितर-बितर हो गए, जिससे उनके कुलपति को जियान चेन के खिलाफ लड़ने का मौका मिल गया। सभी के चले जाने के तुरंत बाद कुलपति जियान चेन की स्थिति को सुरक्षित करने में सक्षम हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अचानक जियान चेन की दिशा में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी। अचानक हवा का झोंका अपनी ओर आता देख जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी और उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड को ऊपर उठाया। अचानक नीले और बैंगनी रंग की हल्की चमक दिखाई दी, जिससे जियान चेन ने निडर होकर अपनी तलवार को कुलपति की कुल्हाड़ी के खिलाफ लाया। जियान चेन नीले और बैंगनी तलवार क्यूई से काफी परिचित था, लेकिन अब वह ये देखने के लिए इसका परीक्षण करना चाहता था कि क्या वह पृथ्वी संत मास्टर के संत हथियार को तोड़ सकता है या नहीं।